तो चलिए भैया, आज हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर को लेके। लेक्चर नंबर 3 रहेगा, जिसके अंदर में मैं आप लोगों से आज बात करूंगा डिफ्यूजन करंट को लेके। और डिफ्यूजन हमारे पास में जो कांस्टेंट, जैसे मैंने पिछले लेक्चर के अंदर में भी आप लोगों से बात करी थी, उन्हीं चीज़ों को हम आज आगे बढ़ाएंगे। तो क्या क्या मेन हमारे पास में रहने वाला है इसके अंदर में। पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन होता क्या है। देखिए, डिफ्यूजन का मतलब एक सिंपल सा होता है कि जब भी हमारे पास में एक कंसंट्रेशन का कोई लेवल होता है, मान लो मैंने पिछली क्लास में भी आपको एग्जांपल दिया था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी और दूसरे लेवल पर हम जाएं तो यहाँ पर कुछ एक दो मॉलिक्यूल्स हैं मान लो, तो ये क्या करेंगे, हायर लेवल टू लोअर लेवल जाने की कोशिश करेंगे, यानी कि हायर जो कंसंट्रेशन होगी वहां से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ में जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हमारे पास में डिफ्यूजन हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स मूव करेंगे, इसलिए यहाँ पर एक टर्म दे दी जाती है करंट की। क्योंकि करंट आप लोगों ने समझा था कि जब भी हमारे पास में कोई चार्ज पार्टिकल है, यानी कि Q डिवाइडेड बाई T, आप लोगों ने समझा था कि ये मेरे पास में क्या होता है, करंट होता है। तो करंट की डेफिनेशन आप लोगों ने कहा, क्योंकि यहाँ पर भी चार्ज पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है, पर यूनिट टाइम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस के बेसिस पर रहेगा, तो हम यहाँ पर उसका बोलेंगे डिफ्यूजन करंट के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, चलिए अब और क्या क्या इसके अंदर में इंपॉर्टेंट चीजें होती है उनके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, देखो अब यहां पर बात करें तो डिफ्यूजन मेनली जो होता है एक तरह का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के नाम से आप उसको जानते हैं, जिसको डी बाई डी एक्स होता है हमारे पास में, उसको हम स्लोप बोलते हैं, जैसे ग्रेडियंट आप लोग बोलते हैं उसको। यानी कि पोजीशन नीचे क्या दे रखा है, उसने पोजीशन दे दी, तो पोजीशन के अकॉर्डिंग उसके अंदर में चेंजमेंट आ रहा है। अब यहां पर जो हमारे पास में जो मेन काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन से रिलेटेड है, तो अगर मैंने यहां पर एन लिख दिया, यानी कि उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहां पर बात कर ली है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने चेंजेस उसके अंदर में आ रहे हैं, तो यहां पर उसके एन से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर उसके होल आ रहे हैं तो यहां पर मैं बोलूंगा पी, यानी इसकी कंसंट्रेशन मेरे पास में कितनी चेंज आ रही है। मान लो ये मेरे पास में एक पूरा बेस था, यहां पर पूरे होल थे, इस डायरेक्शन में यहां पर पूरे होल्स भरे हुए हैं, और यहां से ये इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो कंसंट्रेशन रहने वाली है, ये किसका ग्रेडियंट आ जाएगा, मेरे पास में होल्स का ग्रेडियंट यहां पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब बात करता हूं मैं सेमीकंडक्टर्स के बेसिस के ऊपर में। तो सेमीकंडक्टर्स को आप लोग मानेंगे कि मेरे पास में जो कंसंट्रेशन है, मान लो ये पूरा एक लेवल था जहां पर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा अभी मैं, इसके ऊपर में आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है ना, आप उनको अच्छे से समझने की कोशिश करना। अभी जो आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, यहां पर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन थी एन और पी की। ये एन और पी अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ में मूव कर गए भाई, ये यहां पर पहुंच गए। अब हमें ये देखना है कि ये अपनी हायर कंसंट्रेशन के इस लेवल से किस लेवल तक ये पहुंच पा रहे हैं, यानी कि कितनी लेंथ को ये क्रॉस कर पा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन लेंथ के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर में न्यूमेरिकल्स बनेंगे, उसका फॉर्मूला अभी मैं थोड़ी देर में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो डिफ्यूजन करंट हमारा कहां पर फ्लो करता है, डिफ्यूजन करंट केवल और केवल हमारे पास में जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर में फ्लो होता है। अगर आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मेटल बताओ, मेटल जो होते हैं उनके अंदर में डिफ्यूजन करंट होता है या ड्रिफ्ट करंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके अंदर में आप लोग को ध्यान में रहना चाहिए कि जो भी मेरे पास में मेटल होते हैं, जो भी मेटल होते हैं, मेटल के अंदर में जो भी वायर आप लोगों ने कंसंट्रेशन लिया, तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनकी कंसंट्रेशन होती है मेरे पास में 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब। इसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास में वॉल्यूम के अंदर में हम कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हैं, तो मीटर क्यूब आप लोग यहां पर रिप्रेजेंट कर देना इसको। तो इतनी कंसंट्रेशन होती है, तो हम ये बोल सकते हैं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो उसके अंदर में क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने के कारण में वहां पर उसके अंदर में कोई भी डिफ्यूजन करंट नहीं रहेगा, यानी कि हर लेवल पर उसके अंदर में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स बैठे हुए हैं, तो हमें ग्रेडियंट मिलेगा ही नहीं वहां पर। ओके, तो अब बात बताओ मेरे को कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर में कौन सा करंट फ्लो करता है। तो मेटल के अंदर में केवल और केवल हमारे पास में ड्रिफ्ट करंट होता है, वही फ्लो करता है। लेकिन जब हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो इसके अंदर में आपने पिछली क्लास के अंदर में मेरे साथ में देखा था कि एक ड्रिफ्ट करंट भी चलता है इसके साथ में, और दूसरा क्योंकि यहां पर कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट आ गया है, और कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट आने के कारण यहां पर कौन सा करंट और आ जाता है, इसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन करंट के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आई होगी। एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि मेटल्स के अंदर में कभी भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इसके अंदर में हमारे पास में डिफ्यूजन करंट नहीं फ्लो करता है, केवल और केवल कौन सा करंट फ्लो करता है उसके अंदर में, वहां पर एक ड्रिफ्ट करंट चलता है। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं लेंथ ऑफ डिफ्यूजन को लेके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लेंथ ऑफ डिफ्यूजन का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, मान लो मेरे पास में सेमीकंडक्टर है, यहां पर मेरे पास में हायर कंसंट्रेशन पर थे ये इस पॉइंट पर, और यहां से जैसे ही इन्होंने चलना शुरू किया ये इस लेंथ तक पहुंच गए।
तो ये जिस लेंथ पर मेरे पास में मान लो ये इलेक्ट्रॉन था और यहां से इस पॉइंट पर पहुंच गया, तो ये जो लेंथ आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करी जा रही है इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ डिफ्यूजन के नाम से हम जानते हैं। क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ डिफ्यूजन बोलते हैं। और ये हमेशा डिफाइन करी जाती है एल से, और इसका फॉर्मूला होता है डी। डी मेरे पास में डिफ्यूजन कांस्टेंट होता है, जिसकी मैंने यूनिट आप लोगों को पिछली क्लास के अंदर में बताई थी। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे इसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है। और टाउ मेरे पास में होता है, इसको टाउ बोलते हैं, जो उसका लाइफ टाइम होता है, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल यहां पर चला है वो कितना उसके अंदर में मेरे पास में उसका लाइफ टाइम है, कब तक वो वहां पर सर्वाइव कर सकता है। कैरियर लाइफ टाइम बोल लो या फिर उसको एवरेज लाइफ टाइम के भी नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ चार्ज कैरियर के नाम से आपने इसको पिछली क्लास के अंदर में समझा था। और वहां पर मैंने आप लोगों को आइंस्टीन इक्वेशन के थ्रू भी बताया था कि डी बाई यू मेरे पास में होता है, वो किसके बराबर होता है मेरे पास में, दैट विल बी इक्वल टू वी टी होता है। du जो होता है मेरे पास में थर्मल वोल्टेज जो जनरेट होती है उसके अंदर में, उसके बराबर में रहता है, ठीक है। तो यहां से मेरे पास में एक रिलेशन बन सकती है कि डिफ्यूजन कांस्टेंट को मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू यानी उसकी मोबिलिटी इनटू में वीटी यानी कि उसका थर्मल जो टेम्परेचर होता है वो आप लोगों ने लिख दिया। तो यहां पर मैं इसकी वैल्यू को क्या पुट कर सकता हूं, डी म्यू टी पुट कर लूं, क्योंकि मुझे पता है कि लेंथ ऑफ डिफ्यूजन मेरे पास में रहेगी, वो मेरे पास में क्या रहेगी, डी टाउ रहने वाली है, इसका रूट रहेगा। और डी की जगह पे मैं क्या रख सकता हूं, म्यू वीटी रख सकता हूं, और ये टाउ आ गया। अब देखो यहां पर क्या क्वेश्चन बनता है, यहां पर जो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनेंगे कि अच्छा ये बताओ लेंथ ऑफ डिफ्यूजन जो होती है किस किस पे डिपेंड करती है। तो आपके सामने फॉर्मूला सामने है भाई, मोबिलिटी पे डिपेंड करती है, थर्मल यानी कि टेम्परेचर के ऊपर में भी डिपेंड करेगी, और उसके कैरियर लाइफ टाइम के ऊपर में भी डिपेंड करेगी। अब यहां पर आप लोगों को एक चीज समझ में आ रही होगी कि जो इसके अंदर में फॉर्मूला, यानी कि अगर मेरे पास में जो मोबिल है यानी कि ज्यादा मोबिलिटी रखने वाले हैं तो वो ज्यादा इसके अंदर में क्या कर जाएंगे, डिफ्यूज कर जाएंगे। अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो कंफर्म है कि मेरे पास में उनकी मोबिलिटी जो होगी यहां पर मेरे पास में इसकी ज्यादा हो जाएगी, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अंदर की तरफ में ज्यादा डिफ्यूज हो जाएंगे, यानी इसकी लेंथ मेरे पास में इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्यूजन लेंथ की बात करूं तो कुछ नहीं करना होता इसके अंदर में, जो इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन कांस्टेंट होता है वो आप लोग को रखना है, और उनका कितना कैरियर लाइफ टाइम है वो आप लोग को यहां पर मल्टीप्लाई कर देना है। अब बात करें होल डिफ्यूजन लेंथ को लेकर, तो होल लेंथ के अंदर में आप लोग को कुछ नहीं, जो हमारे पास में डिफ्यूजन कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन के अलग होगी, प्रोटॉन के लिए अलग होगी, अभी थोड़ी देर में मैं उनकी वैल्यूज भी आप लोग को दे दूंगा। और ये टाउ पी मेरे पास में होता है, इसको हम बोलते हैं लाइफ टाइम ऑफ जो प्रोटॉन मेरे पास में या पॉजिटिव चार्जेस मेरे पास में रखे गए, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमें यह जानकारी थी कि जो मेरे पास में ड्रिफ्ट करंट होता है, ड्रिफ्ट करंट मेरे पास जो करंट डेंसिटी होती है, करंट डेंसिटी जब आप लोगों ने लिखा था तो इसको कहा था सिग्मा ई के नाम से आप लोगों ने जाना था। सिग्मा मेरे पास में क्या थी, ये कंडक्टिविटी डिफाइन करते थे, और ई मेरे पास में क्या हुआ करता था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से आप डिफाइन करते थे। लेकिन यहां पर तो खेल भाई कंसंट्रेशन का चल गया, तो कंसंट्रेशन का चल गया तो कोई दिक्कत नहीं भाई, यहां पर भी हम करंट डेंसिटी डिफाइन कर देंगे, और यहां पर करंट डेंसिटी जो डिफाइन करेंगे वो हम बोलेंगे डिफ्यूजन करंट डेंसिटी के नाम से हम जानेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो डिफ्यूजन करंट की डेंसिटी होगी किसकी, एन यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन्स की होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी तो मूव करेंगे ना भाई, इलेक्ट्रॉन की एक तरफ में ज्यादा कंसंट्रेशन हुई तो वो क्या कर जाएंगे, मूव करके इस डायरेक्शन में चले जाएंगे, और उसी दौरान आप प्रोटॉन भी रहेंगे, जो सॉरी उसके अंदर में होल रहेंगे। मैंने दोनों का कंसेप्ट आपको समझाया था कि होल और जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर में हमारे पास में जनरेट होते हैं, किस तरह से होते हैं उसके मैंने सेकंड लेक्चर के अंदर में बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश करी थी। चलो भाई अब इसका फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी आप लोगों को ये देखने को मिले तो आपको उसका चार्ज मल्टीप्लाई करना होता है, चार्ज इनटू में उसका डिफ्यूजन कांस्टेंट, और ये आपका डिफ्यूजन या फिर बोलो कि उसका ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि मान लो यहां पर मेरे पास में वैल्यू 10 थी, यहां पर मेरे पास में 9 होगी, यहां पर 8 होगी, तो ये जो इसके अंदर में चेंज आ रहा है ना पोजीशन के साथ में, मान लो मैं 1 मीटर चला तो उसकी मेरे पास में 9 वैल्यू हो गई है, फिर मैं 1 मीटर चला तो उसकी वैल्यू 8 हो गई है, तो उसका ग्रेडियंट है। तो उसी तरह से इसकी कंसंट्रेशन भी मेरे पास में क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो हमें उसको डिफाइन करने के लिए इस ग्रेडियंट का यूज करना पड़ता है, जिसको हम डी एन बाई डी एक्स के नाम से हम रिप्रेजेंट करें, क्योंकि ये एक्स नीचे लिया गया है तो इसकी डिस्टेंस के बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे। और आप लोगों को जो करंट थी, करंट की यूनिट आप लोगों को पता कि एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोग इसको यूज करके चलते हैं, और जनरली हमारे पास में अगर मैं ऐसा ही सिस्टम में बात करूं तो ये क्या बन जाता है, मीटर स्क्वायर वहां पर बन जाता है, ठीक है भाई। ये तो मेरे पास में इलेक्ट्रॉन की डिफ्यूजन करंट की होगी डेंसिटी। अब मान लो मेरे पास में होल भी तो है भाई, जो होल मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज जो चल रहे होंगे, मान लो यहां पर मेरे पास में होल बहुत ज्यादा अमाउंट में है और यहां पर कोई 1-2 मेरे पास में होल है, तो क्या करेंगे, यहां से इस डायरेक्शन मूव करना शुरू करेंगे। ये भी क्या करने लगे भाई, डिफ्यूज करने लगे। डिफ्यूजन का दिमाग में आते हैं आप लोग को समझ में आना चाहिए, यानी कि वहां पर मेरे पास में कंसंट्रेशन से रिलेटेड चीजें चल रही हैं भाई। तो कंसंट्रेशन यहां पर हाई थी, तो हाई से कहां पर जा रहे हैं भाई, वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ में चल रहे हैं, ठीक है भाई। ये भी मेरे पास में लोअर कंसंट्रेशन की तरफ में जाएगा, तो यहां पर इनका होल का भी एक अलग से डिफ्यूजन कांस्टेंट होगा,
क्योंकि डिफ्यूजन कांस्टेंट जो मेरे पास में है, जो मेरे पास में डिफ्यूजन कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, म्यू और वीटी के ऊपर में। और यहाँ पर म्यू मेरे पास में किसका आ जाएगा, जो मोबिलिटी ऑफ द प्रोटॉन यहाँ पर, या पॉजिटिव चार्ज मेरे पास में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो मेरे पास में करंट डेंसिटी होल के कारण में रहने वाली है, क्योंकि होल के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पर आप उसको पॉजिटिव चार्ज के रूप में लिखेंगे। और यहाँ पर मेरे पास में डिफ्यूजन जो होगा, यहाँ पर थोड़ा सा इसके अंदर में से ये माइनस कर लीजिए, और यहाँ पर मेरे पास में इसको प्लस हम यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेता हूं मैं इसके अंदर प्रोटॉन को लेकर। तो मेरे पास में क्यू डीपी डीपी बाई डीएक्स के नाम से रिप्रेजेंट, सॉरी यहाँ पर मेरे पास में प्लस ही रहेगा ये, जब मैं नेगेटिव की बात करता हूँ, जब और जो मेरे पास में पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं मेरे पास में नेगेटिव, यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा। थोड़ा सा आप लोगों को इसके अंदर में इंटरचेंज करना चाहिए, क्योंकि उनकी डायरेक्शंस को रिलेटेड यहाँ पर बात कर रहे होते हैं हम, उनके ग्रेडियंट्स को लेकर यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेता हूँ इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी। तो आप लोगों को जानकारी है कि भाई जो मेरे पास में करंट होता है, करंट डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं किससे, करंट डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया। अब मेरे को कोई बोल दे भाई करंट बताओ, आपको डेंसिटी पता है, यानी कि एक पूरा ये पता है कि आपने इसके अंदर में मान लो एक पूरा बॉक्स है और इसके अंदर में 10 पाइप आपने लगा रखे हैं, ये आपने पाइप लगा रखे हैं और सबका एरिया कितना है मेरे पास में 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि भाई मेरे को ये बताओ कि करंट डेंसिटी क्या डिफाइन करेगी, तो करंट डेंसिटी ये बताएगा भाई मेरे पास टोटल जो जा रहा होगा वो तो करंट है भाई, लेकिन ये करंट इस पर्टिकुलर 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर स्क्वायर एरिया से कितना जा रहा है मैं उसकी डेंसिटी से डिफाइन कर दूंगा। तो यहां पर मेरे पास में डेंसिटी डिफाइन कर दिया आप लोगों ने, तो इसको हम बोलेंगे कि मेरे पास में जे एन इंटू में एरिया, इसी टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, जे यानी कि जो उसकी करंट डेंसिटी है, और एरिया यानी कि उसका कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां पर आप लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जे मेरे पास में करंट डेंसिटी, और इनके फॉर्म में हम लिखेंगे तो करंट मेरे पास में जो होल का रहेगा वो हम बोल देंगे आईपी, यानी कि पॉजिटिव चार्जेस के कारण में, और मेरे पास में डिफ्यूजन इनटू में एरिया। अब ये इतनी कहानी मैंने क्यों सुनाई है आप लोगों को, ये कहानी इसलिए सुनाई है मैंने क्योंकि जब हम सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे तो सेमीकंडक्टर के अंदर में दो चीजें चलती हैं। कौन कौन से करंट चलते हैं जल्दी बताओ, एक उसके अंदर में चलता है भाई ड्रिफ्ट करंट, और दूसरा उसके अंदर में कौन सा चलता है, डिफ्यूजन करंट। तो मेरी करंट की टर्म के अंदर में दोनों चीजें आनी चाहिए भाई। सेमीकंडक्टर के अंदर में, मेटल के अंदर में केवल और केवल ड्रिफ्ट करंट चलता है, रीजन बीइंग क्योंकि वहां पर मेरे पास में वहां मेटल जो के अंदर में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उसके अंदर में कोई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं बनता है, इसलिए वहां पर केवल और केवल ड्रिफ्ट करंट चलता है। लेकिन जब मैं मेटल सेमीकंडक्टर्स की बात करता हूं तो वहां पर मेरे पास में दोनों चीजें चलती हैं, ड्रिफ्ट करंट भी चलता है और मेरे पास में डिफ्यूजन करंट भी चलता है। ठीक है, तो अब देखो कहानी इसकी बात करें, अगर मेरे पास में कोई एक सेमीकंडक्टर लिया मैंने, तो उसके अंदर में जो करंट डेंसिटी रहेगी पॉजिटिव चार्ज के कारण भी रहेगी, और करंट डेंसिटी उसके नेगेटिव चार्जेस के कारण में रहेगी। अब नेगेटिव चार्ज के कारण में करंट डेंसिटी क्या रहेगी, बिल्कुल आप लोगों ने सही समझा होगा कि मैंने पिछले में कंडक्टिविटी को लेकर एक बात करी थी कि नंबर ऑफ जो चार्ज कैरियर होते हैं, चार्ज और इनटू में उसकी जो मोबिलिटी और उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आप लोगों ने यूज किया था। ठीक है, तो ये उसका सिग्मा ई के बारे में बात कर रहे थे ना, कि जब मैं करंट की बात करता हूं तो करंट मेरे पास में सिग्मा जो होता है वो 3 पैरामीटर्स आते हैं। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं उसके अंदर में, या कैरियर कंसंट्रेशन के नाम से आपने बोला, फिर आपने कहा था कि चार्ज, मैंने कहा था ना ये इसको थंब रूल है याद रखना, और तीसरा उसके अंदर में मोबिलिटी, मैंने 3 चीजें आप लोगों को बताई थी। तो ये तो मेरे पास में कंडक्टिविटी होती है, किसके कारण, ये ड्रिफ्ट के कारण, यानी कि जब आप किसी को फोर्स करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में डालते हैं तो वहां पर जो इसके अंदर में करंट आ रहा है उसको हम ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। लेकिन जब मैं इसके अंदर में डिफ्यूजन यानी कि उसके अंदर में कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट आ जाएगा तो वहां पर मेरे पास में ये पैरामीटर और जुड़ जाता है जिसको हम डिफ्यूजन करंट के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स के कारण में हो रहा है, यानी कि नेगेटिव चार्जेस के कारण में हो रहा है। तो ये जो पैरामीटर यहां पर यूज होगा, क्यों, जो मेरे पास में चार्ज रहेगा इलेक्ट्रॉन्स का, डी एन मेरे पास में जो डिफ्यूजन कांस्टेंट होगा जो मेरे पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये मेरे पास में रहेगी जो इसकी चार्ज की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रहेगा मेरे पास में। ठीक है, ये डिफ्यूजन करंट हो गया, और ये मेरे पास में कौन सा हो गया, ये मेरे पास में ड्रिफ्ट करंट हो गया, क्योंकि हमें जानकारी है कि जो भी करंट रहेगा वो दोनों का मिक्सअप रहने वाला है। ठीक है, तो इन दोनों को मैंने यहां पर मिला दिया। अब ये मेरे पास में जो करंट था ये पॉजिटिव चार्जेस के कारण में यानी कि होल के कारण में था, वो भी तो दो तरह का हो सकता है भाई, क्योंकि मेरे पास में सिग्मा जो जनरेट करेगा वहां पर वो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल भी रहेंगे, उसके ऊपर में चार्ज भी रहेगा, और प्रोटॉन की मेरे पास में क्या रहेगी, यानी कि पॉजिटिव चार्जेस की मेरे पास में क्या रहेगी, मोबिलिटी भी रहेगी। तो उसकी जो मेरे पास में कंसंट्रेशन का अगर मैं सिग्मा की बात करूं, उसके जो मेरे पास में ड्रिफ्ट करंट की बात करूं तो पी क्यू म्यू पी और ई उसका जो मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्योंकि करंट डेंसिटी को आपने डिफाइन किया था ना सिग्मा ई के नाम से। तो सिग्मा की कहानी तो कहां तक होती है, सिग्मा की कहानी यहां तक होती है, और जब उसके ऊपर में इलेक्ट्रिक फील्ड हम कब बात कर लेते हैं तो मेरे पास में करंट डेंसिटी बन जाती है। ठीक है, तो ये ई मेरे पास में करंट डेंसिटी आ गया। और यहां पर आप लोग अभी मैंने बताया था कि जब भी प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को लेकर हम बात कर रहे होते हैं, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में यहां पर
क्या आ जाएगा मेरे पास में, नेगेटिव आ जाता है पॉजिटिव चार्जेस के कारण में, यानी कि पॉजिटिव जब होल की बात करेंगे तो यहां पर ये पैरामीटर याद रखना, नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेता हूं आगे मैं। यूनिट आप लोग बहुत अच्छे समझ गए होंगे, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर या फिर पर सेंटीमीटर स्क्वायर से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में सेमीकंडक्टर्स की लेंथ जो होती है बहुत छोटी होती है, इसलिए हम वहां पर उसके साथ में यूज करते हैं कौन सा पैरामीटर लेके चलते हैं भाई, यहां पर हम उसके साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर को ही ज्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं बात कर लेता हूं आगे आप लोगों के साथ में। जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ड्रिफ्ट करंट डिपेंड किस किस पे करता है, तो आप समझ गए होंगे। चार्ज कंसंट्रेशन, वो 4 पैरामीटर मैंने आप लोगों को बताए थे। ठीक है जी, अब आ जाओ जी, अब आप लोगों के साथ में न्यूमेरिकल्स करना सोल्व करना शुरू करते हैं। देखिए सारे अभी तक जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है ना, मेरे साथ में 3 लेक्चर में पढ़ा है, तीनों के तीनों आपके चैप्टर्स यहीं पर खत्म हो जाएंगे। 4-5 न्यूमेरिकल्स आप लोगों को करवाऊंगा, बेहतरीन तरीके से आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी और एक बहुत अच्छी ग्रिप बन जाएगी आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए बात करता हूं। मैंने क्वेश्चन दिया, मैंने मेरे पास में सॉल्यूशन है भाई, कोई सॉल्यूशन को नहीं देखेगा। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूं। मेरे पास में क्वेश्चन दिख रहा है भाई, यहां पर नहीं दिख पा रहा होगा, चलो भाई ईमानदारी से आप लोग मत देखना इसको। मैंने कहा कि मेरे पास में इफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्वेश्चन को सबसे पहला अप्रोच आप लोगों को क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए। देखिए ये जो नोट्स है ना, ये आप चाहे गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। इन्हीं नोट्स को पढ़कर हमने अपने गेट भी क्वालिफाई किए हैं और इन्हीं नोट्स को पढ़कर हमने आईएएस भी क्वालिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो आप ये बेफिक्र रहिएगा, क्वालिटी ऑफ कंटेंट आप लोग को मिल रहे हैं। ठीक है, जो चीजें हमने पढ़ी हैं उसी को हम यहाँ पर आप लोगों को चीजें बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप अपने एग्जाम्स के अंदर में बहुत अच्छे स्कोर कर सके। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी क्लास के अंदर में कह दिया था कि ईडीसी जो है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स, वो टोटली मेरे पास में थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स होते हैं। जितना थ्योरेटिकली आप इसके अंदर में अपनी पकड़ बनाएंगे, उतना ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, आपका एनालिटिकल तरीका और अच्छा हो जाएगा चीजों को सोचने का। ठीक है, चलिए बात करता हूं इस क्वेश्चन को लेकर, जिसके अंदर में बोला गया है ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके दिमाग में आना चाहिए वीडी। ठीक है, वीडी मेरे पास में आ गई है, ऑफ होल्स अंडर द फील्ड ग्रेडियंट ऑफ 100 वोल्ट पर मीटर। मैंने कहा था ना कि कुछ यूनिट्स के थ्रू हमें चीजें समझनी पड़ेंगी, तो यहां पर इसने कहा कि वोल्ट पर मीटर, तो मेरे दिमाग में आना चाहिए ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहा है, तो इसने भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेरे को 10 वोल्ट पर मीटर दे दी। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर में थोड़ा सा मिसप्रिंट था, तो वीडी जो मेरे पास में है वो मैंने 5 मीटर पर सेकंड दे रखी थी। ओके, यहां पर मेरे पास में वीडी मेरे पास में 5 मीटर पर सेकंड है। अब इसने पूछा है मोबिलिटी, नहीं निकाल पाओगे भाई, आप लोग को बिल्कुल एक सिंपल सा फॉर्मूला पता है कि जब हम वीडी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहा होता हूं, तो मैं इसको लिखता हूं म्यू यानी कि मोबिलिटी इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड, और मुझे निकालने के लिए बोल दिया इसने मोबिलिटी, तो मोबिलिटी को आप डायरेक्टली इसके अंदर में पुट डाउन करेंगे, वीडी डिवाइडेड बाई ई। वीडी की वैल्यू मेरे पास में क्या है, देखो ये ध्यान रखना कि अगर ये मीटर में गिवन है, यहां पर भी वीडी जो मेरे पास में, इसकी भी यूनिट मीटर में होनी चाहिए, यानी कि सेम सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर में आप लोग को काम कर रहा है। अगर यहां पर ये सेंटीमीटर में गिवन होता तो आपको पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता या फिर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता, यानी कि सारा काम आपको सेम यूनिट के अंदर में करना होता। ठीक है, तो यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे। वीडी मेरे पास में कितना गिवन है भाई, वीडी की वैल्यू मेरे पास में गिवन है 5 गिवन है। ओके, और मेरे पास में इसका ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी गिवन है, ये मेरे पास में 100 गिवन है। चलो यहां पर आप लोग के पास में कितना आ जाएगा, 0.05। अब मेरे को बताओ कि मोबिलिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड होती है। ये आप लोगों का पहला आंसर आ गया। ठीक है, पहला याद करो, जब मैंने आप लोगों को फॉर्मूला पढ़ाया था मोबिलिटी को, और 3 रिलेशंस वहां पर मैंने आप लोगों को समझाए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मोबिलिटी की मेरे पास में क्या रिलेशन रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मेरे पास जो इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उनकी रिलेशन क्या रहेगी। ठीक है, तो ग्राफ कुछ आप लोगों को याद आ रहा होगा, कुछ ग्राफ इस तरह का जा रहा था, एक वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर, और जब मैं मोबिलिटी की बात कर रहा था तो कुछ इस तरह से बढ़ रहा था, फिर ये ऐसे थोड़ा सा चेंज हुआ और फिर मेरे पास में ये कुछ इस तरह से आ गया था। ठीक है, तो ये मेरे पास सॉरी यहाँ पर ऊपर से कांस्टेंट आ रहा था, यहाँ पर थोड़ा इसके अंदर में 1/, और ये कुछ इस तरह से हमारे पास में गया था, और यहाँ पर 1/e के फॉर्म में मेरे पास में रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, पहला लेक्चर आप लोग जाकर जरूर देखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे से पूछ रहा है, द कैरियर मोबिलिटी इन ए सेमीकंडक्टर इज 0.4 मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड। यूनिट्स के साथ में खेलना बहुत अच्छी चीज है, आप लोगों को यूनिट का हर क्वेश्चन की यूनिट यहां पर लिखना। ईडीसी के अंदर में अगर चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझनी है तो आपको उसकी यूनिट बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। यूनिट्स को आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, यूनिट से ही आपको चीजें इजीली समझ में आएंगी। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास में 0.4 इसने दे दिया, मान लो इसके अंदर भी मोबिलिटी टर्म यूज ही नहीं करता, तो मैं इसकी जो यूनिट थी वहां से समझ जाता कि अच्छा ये तो मोबिलिटी की बात कर रहा है, और मोबिलिटी की बात कर रहा है तो इसने दे दिया मेरे को 0.4। ठीक है भाई, अब कह रहा है फाइंड द डिफ्यूजन कांस्टेंट, आपको डिफ्यूजन कांस्टेंट निकालना है भाई। अब कैसे निकालेंगे इसके अंदर में, म्यू मेरे को पता है, मेरे को छोटे से रिलेशन जरूर पता है भाई,
क्योंकि ये सारी कहानी किसी ने बोल रही है, ये जितनी जब भी कुछ भी गिवन नहीं हो आप लोगों को तो आप उसको रूम टेम्परेचर मान के चला करो। ओके, तो मैंने एक रिलेशन बताई थी डी यू यूनिवर्सिटी के लेके कि डी बाई यू का जो रिलेशन होता है वो मेरे पास में वीटी का होता है, यानी कि उसके जो थर्मल वोल्टेज होता है उसके बराबर में रहता है। क्योंकि रूम टेम्परेचर होता है तो रूम टेम्परेचर की हमने वैल्यू निकाली थी कि ये मेरे पास में होता है 26 मिली वोल्ट के आसपास में रहता है ये वैल्यू। समझ में आई चीजें जब मैंने आप लोगों को बताई थी कि बार बार मैं इसका यूज करूंगा। और ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को रटवाया था T/11/600, यानी कि 11,600 से आप डिवाइड कर देते हो तो आपके पास में लगभग ये वैल्यू निकल के आती है। रूम टेम्परेचर कितना था, पहली क्लास याद करो, रूम टेम्परेचर मैंने बोला था 27 डिग्री सेल्सियस होते हैं, यानी कि 300 केल्विन की फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास में डिफ्यूजन कांस्टेंट की बात कर रहा है, मोबिलिटी मेरे को गिवन है, आप निकाल नहीं लोगे, म्यू इंटू में वीटी आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 और 26 इंटू, क्योंकि मेरे पास में मिली में था तो हमें सारी एसआई यूनिट के अंदर में सेम एसआई यूनिट रखनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे पास में किसमें गिवन है, मीटर स्क्वायर के अंदर में, तो इस मिली को भी हटाना पड़ेगा। मैं मिली को जब हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 10 की पावर -3 आप लोग के पास में यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे भाई, इसको ट्राई करके देखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आज की क्लास के अंदर में आप लोगों को पढ़ाया द माइनॉरिटी कैरियर लाइफ टाइम एंड द डिफ्यूजन कांस्टेंट इन ए सेमीकंडक्टर आर 100 माइक्रोसेकंड एंड 100 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड। ठीक है, अब यूनिट से समझो जल्दी से, ये बोल दिया इसने कि 100 माइक्रोसेकंड है, भाई ये किसका वैल्यू हो सकता है, ये तो किसी ना किसी का लाइफ टाइम हो सकता है, यानी कि लाइफ टाइम मतलब इसने मेरे को टाउ की वैल्यू दे दी, और टाउ की वैल्यू इसने कितनी दी है 100 माइक्रोसेकंड दी है। क्योंकि मैं कोशिश करूंगा इसको मैं एसआई सिस्टम के अंदर में कन्वर्ट कर लूं, तो माइक्रो को जब हम हटाएंगे तो यहां पर क्या लग जाएगा 10 की पावर -6 लग जाएगा, यानी कि इतनी सेकंड वहां पर आगे भी। ठीक है, यहां तक कहानी आई समझ में आप लोगों को, बहुत अच्छी बात। अब यहां पर देखो कि अब कह रहा है कि मेरे पास में दूसरा जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, अब बताओ ये क्या हो सकती है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर से, तो आप लोग को यूनिट से समझ में आई होगी कि ये मेरे पास में डिफ्यूजन कांस्टेंट है। भाई डिफ्यूजन कांस्टेंट है, यानी कि 100 मेरे पास में हो गया। अब ये मान लो यूनिट आप लोगों ने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा और आप लोग को समझ में आया कि ये डिफ्यूजन कांस्टेंट और ये चीजें भूल गए आप लोग, तो आप यूनिट से समझेंगे अरे ये तो उसकी बात कर रहा है, अरे ये तो ऊपर इसकी बात कर रहा है, यानी ऊपर मेरे को जाने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन की अप्रोच करते हैं तो हमेशा कोशिश किया करो कि उसकी वैल्यूज को साथ साथ में लिखते चले जाओ। ठीक है, अब कह रहा है कि फाइंड द डिफ्यूजन लेंथ, तो डिफ्यूजन लेंथ का फॉर्मूला नहीं आता आप लोगों को, बिल्कुल आता होगा भाई, डी टाउ आप लोगों ने मेरे साथ में समझा था, डी टाउ, और इसकी डी की फॉर्म भी हमने एक और रिप्रेजेंट करी थी म्यू इंटू वीटी से, हमने पिछला जो क्वेश्चन किया उसी का एक एडवांस रूप यहां पर मैं आप लोगों के साथ में लेके आ रहा हूं। तो आप डी की वैल्यू रखेंगे, डी की वैल्यू मेरे पास में कितनी 100, यहां से उठा के रख देंगे। दूसरी मेरे पास में क्या वैल्यू है, इसने टाइम की वैल्यू दी है, यानी कि टाउ की वैल्यू दे दी, टाउ की वैल्यू मेरे पास में क्या आ जाएगी, ये मेरे पास में 100 इंटू 10 की पावर -6 आ जाएगी, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर 0.1 सेंटीमीटर आप लोग का आंसर आ जाएगा। यानी कि ये देखो आप थोड़ा थोड़ा अप्रोच करेंगे ना चीजें, एक दो बार दिमाग अपने आंखों के आगे से इनको निकालेंगे तो बड़ा मजा आएगा चीजों को सीखने में ना। और जितना आप इनसे डरेंगे, यानी कि आप ये कहेंगे नहीं मेरे को तो न्यूमेरिकल से डर लगता है, भाई ये आप लोगों का ना भ्रम है, आपको न्यूमेरिकल से डर नहीं लगता है, न्यूमेरिकल को आपसे डर लगता है, अगर सही बात करूं तो मैं। क्योंकि अगर आप उसके ऊपर में एक पकड़ बनाओगे ना, एक दो बार उसके करके देख लोगे क्वेश्चन ना, तो मैं डेफिनेटली कहता हूं कि आप इजीली उनको कैसा भी घुमा के आपको क्वेश्चन दे दे वो इजीली कर लोगे आप। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये, जिसके अंदर में बोला गया सैंपल ऑफ एन टाइप। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर थोड़ा आगे पढ़ेंगे हम जब एक्सट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग ये मान के चलो जब भी मैं एन टाइप की बात करता हूं तो इसके अंदर में मेजोरिटी में मेरे पास में नेगेटिव चार्जेस रहेंगे, यानी कि मेरे पास में यहां पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ दिस, ये मेरे पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दी है, यानी कि इसने मेरे को कंसंट्रेशन दे दी है, जो एन होता है ना एन, ये मेरे पास में इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन है, कितनी दी है भाई इसने 6.25 इंटू ये मेरे को दे रखी है, ये वैल्यू आ गई है एट 300 केल्विन। नॉर्मली मैंने कहा था ना कि ईडीसी के अंदर में हम रूम टेम्परेचर पे ही बात करेंगे तो टेम्परेचर आप लोग को लगभग 300 केल्विन ही मिलेगा, नहीं मिलता है तो आप लोग उसको अज्यूम करके जो थर्मल वोल्टेज यानी कि 26 मिली वोल्ट के आसपास में उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, इफ द इंट्रेंसिक कंसंट्रेशन, इंट्रेंसिक का मतलब यानी कि जो वो प्योर था, बिल्कुल प्योर था, जब उसके अंदर में जो कंसंट्रेशन ऑफ द कैरियर का मतलब होता है कि उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन और होल है तो होल, वो मेरे पास में कैरियर का काम करेंगे, यानी कि जो उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्जेस को ले जाने का काम करते हैं, जो उसके करंट को ले जाने का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ये वैल्यू उन्होंने दे दी, इंट्रेंसिक की दी है तो NI से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मेरे पास में ये वैल्यू गिवन है। अब पूछा है फाइंड द होल कंसंट्रेशन, अरे भाई मेरे अगर ये मेरे पास में मेजोरिटी में मेरे पास में नेगेटिव चार्ज है, यानी कि मेरे पास में नेगेटिव जो नेगेटिव एन टाइप मेरे पास में सेमीकंडक्टर है, तो कंफर्म है कि उसके पास में माइनॉरिटी क्या रहेगी, पी चार्ज रहेंगे, यानी कि होल्स रहेंगे उसके अंदर में। और एक मैंने आप लोगों को बहुत अच्छा फॉर्मूला भी समझाया था कि जब भी आपको ये माइनॉरिटी कैरियर चार्ज निकालने होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर निकालने होते हैं, ध्यान से सुनना इसको, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए
जो मेरे पास में इंट्रेंसिक है यानी कि उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो मेरे पास में मेजोरिटी में चार्ज कंसंट्रेशन है। मेजोरिटी में चार्ज कंसंट्रेशन, ध्यान रखना कंसंट्रेशन हमेशा आप लोग को या तो सेंटीमीटर क्यूब में गिवन होगी या फिर मीटर क्यूब के अंदर में गिवन होगी, ठीक है ना। तो आप लोग को वो यूनिट यूज करके चलनी है। आगे क्वेश्चन आएंगे थोड़े से घुमा फिरा के, तो समझना पड़ेगा आप लोगों को। ओके, यहां पर आप लोगों को एनआई की वैल्यू रखनी है। गेट में पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस मास एक्शन लॉ के ऊपर में, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखना, एन आई स्क्वायर मैंने आप लोग को जानकारी दी थी कि एन पी यानी कि जो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं, मेजोरिटी में मेरे पास में इलेक्ट्रॉन है मान लो, और ये मेरे पास में पी यानी कि जो होल्स हैं ये मेरे पास में होता है इंट्रिंसिक का स्क्वायर, इसके बराबर का होता है ये। तो ये मेरे पास में मास एक्शन लॉ होता है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर 10⁻18 पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, क्योंकि कंसंट्रेशन निकल के आएगी ना। और कंसंट्रेशन को हम किस में डिफाइन करते हैं, या तो सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर में या फिर पर मीटर क्यूब के अंदर में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ए फ्लैट एल्युमिनियम स्ट्रिप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ए फ्लैट एल्युमिनियम स्ट्रिप विद रेजिस्टिविटी ऑफ, ये रेजिस्टिविटी दे दी भाई उसने, ठीक है। रेजिस्टिविटी दे दी तो मैं जल्दी से लिख लेता हूँ, रेजिस्टिविटी की वैल्यू मैंने ये लिख ली भाई। एंड ए लेंथ ऑफ द 5 mm यानी कि मिलीमीटर के अंदर में लेंथ दे दी उसने। चलो भाई ये भी अच्छी बात होगी, 5 मिलीमीटर के अंदर में दे दी, तो मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो 5 × 10⁻³ मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। फटाफट उसको बस उसी साथ में करते रहा करो। विद ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, अरे वाह, ये तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दे दिया इसने, मतलब कहीं ना कहीं मेरे साथ में ये रेजिस्टेंस के साथ में खेलना चाह रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं और मजा आएगा क्वेश्चन को पढ़ के। इन्होंने कहा कि मेरे पास में जो एरिया है उन्होंने दे दिया, ये मेरे को दे दिया मिलीमीटर स्क्वायर के अंदर में दिया है। अभी थोड़ा सा बताऊंगा कि मैं इसको चाहूँ तो कन्वर्ट करूँ या ना करूँ तो भी मेरा काम चल जाएगा। इज सब्जेक्टेड टू करंट फ्लो ऑफ 50 मिली एम्पियर। अब उसने कहा कि करंट उसके अंदर में 50 मिली एम्पियर फ्लो हो रहा है भाई। फाइंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट। चलो अब देखो इसके अंदर में आप लोग को ध्यान में ये आना चाहिए कि वोल्टेज ड्रॉप पूछिए, यानी कि कोई बार है मेरे पास में और इसकी सारी कहानी उसने दे दी कि भाई इतना करंट इसके अंदर से फ्लो कर रहा है। अब ये बताओ कि उसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना था, यानी कि वोल्टेज V की वैल्यू बात कर रहे हैं। तो V की वैल्यू मैं केवल और केवल तब निकाल सकता हूं जब मेरे पास में ये I हो और यहां पर मेरे पास में R हो। तो जितना वोल्टेज मेरे पास में यहां पर आएगा, यानी कि I इंटू में R अगर मैं निकाल लूं तो मेरे पास में वोल्टेज आ जाएगा। लेकिन यहां पर मेरे को I गिवन है, R गिवन नहीं था भाई, तो मैं क्या अप्रोच कर सकता हूं। तो मुझे एक रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला पता है, यानी कि रेजिस्टेंस का मेरे पास में फॉर्मूला पता है, जिसको आपने समझा था रो L/A, यानी कि रेजिस्टिविटी इंटू में लेंथ इंटू में डिवाइडेड बाई एरिया से आपने रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी यहां पर आप वैल्यूज पुट करेंगे, क्योंकि मेरे पास में लेंथ भी मेरे पास में मिलीमीटर में गिवन है, एरिया भी मेरे पास में मिलीमीटर में गिवन है। तो आप चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो इसको मीटर से मीटर के अंदर में, और ना भी चाहो तो भी आपको इतना फर्क इसके अंदर में नहीं पड़ेगा। तो आप इसकी वैल्यूज को रखेंगे, यू विल गेट 0.86 ओम यहां पर आप लोग को ये रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। अब आपको रेजिस्टेंस मिल गया, यानी कि आपको करंट भी पता है, रेजिस्टेंस भी पता है, दोनों वैल्यू मिल गई, तो आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद में आपके पास में जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 43 मिली वोल्ट, आपके पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से अपने क्वेश्चंस को अप्रोच करनी चाहिए। ओके, अब देखो बहुत एडवांस क्वेश्चन, एक थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन ले सकते हैं इसके अंदर में। बाकी आपकी IAS लेवल का क्वेश्चन आप करना चाहें तो आपको ये मिलेंगी सीट्स, वहाँ पर आप इसको करके देख सकते हैं। बाकी आपका इसके अंदर में और मैं देख लो, हाँ ये क्वेश्चन इसको देख सकते हैं हम। इन जर्मेनियम आपके पास में है, लीकेज करंट R5 माइक्रो एम्पियर, ये मेरे पास में गिवन है एट 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर इसने मेरे को दे दिया, यानी कि T1 मेरे पास में दिया है इसने 10 डिग्री सेल्सियस। और यहां पर जो इसका लीकेज करंट है, लीकेज करंट मेरे पास में कितना होता है I0, दैट इज 5 माइक्रो एम्पियर इसने गिवन है। फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन द टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस है, तो मेरे को बताओ कि इसका कितना लीकेज करंट रहने वाला है। ओके, तो आपने एक फॉर्मूला मेरे साथ में पढ़ा था ये, कि जब भी लीकेज करंट निकालना होता किसी भी पर्टिकुलर दूसरे टेम्परेचर के ऊपर में, तो आप क्या करते हैं, I0 यानी कि जो इसका इनिशियल टेम्परेचर था और उसके अंदर में पावर जो थी 2 की पावर में T2 माइनस में T1 डिवाइडेड बाय 10। और ये भी बताया था मैंने कि जब भी हम बात करें कि हर 10 डिग्री के ऊपर में जो हमारे पास में लीकेज करंट होता है वो उसका डबल हो जाता है। ओके, तो यहां पर लेकिन उसने ये नहीं कहा, यहां पर उसने टेम्परेचर 25 डिग्री दे दिया T2, तो T2 माइनस में T1 आप लोग रखेंगे और जब इसकी वैल्यूज पुट डाउन करेंगे तो आपके पास में जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी 14.14 माइक्रो एम्पियर करंट आप लोग के पास में इसका लीकेज करंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब किसी के दिमाग में ये आना चाहिए, अच्छा जी हमने तो ये भी चीजें पढ़ी थी कि ओम्स लॉ जो होता है मेरे पास में V = IR होता है, क्या हम उसको यहां पर अप्लाई कर सकते हैं? नहीं भाई, हम सेमीकंडक्टर्स के अंदर में कभी भी ओम्स लॉ को अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो गलती से भी आप ओम्स लॉ के थ्रू इसके रेजिस्टेंस और ये करंट वगैरह निकालने की कोशिश मत करना। अब किसी के दिमाग में ये आया होगा, अच्छा अभी तो आपने एल्युमिनियम में यूज किया था, अरे भाई मेरे एल्युमिनियम में यूज किया मैंने किसी सेमीकंडक्टर के में यूज नहीं किया था वो,
ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन आप लोगों ने देखा था इसके अंदर में एल्युमिनियम की स्टिप मेरे पास में गिवन थी, तो मैंने वहां पर एल्युमिनियम के लिए वो यूज किया था, ठीक है ना। अब मैं चाहूं कि मैं सेमीकंडक्टर के अंदर में लगा दूं तो मैं वहां पर ये अपना ओम्स लॉ नहीं लगा सकता, क्योंकि ओम्स लॉ केवल और केवल वैलिड होता है हमारे पास में जो लीनियर एलिमेंट्स होते हैं, जो लीनियर एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए ही ये एप्लीकेबल होता है। जैसे मेरे पास में रेजिस्टेंस हो गया, कोई मेटल हो गया, इन्हीं के लिए मेरे पास में रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो नॉन लीनियर होते हैं, नॉन लीनियर बिहेवियर शो करते हैं, वहां पर हम ओम्स लॉ को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। छोटी सी कहानी थी। अब देखो, अब थोड़ा सा आपका दायरा खोलता हूं मैं सोचने का, और अब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोगों के लिए थ्योरेटिकल चलने वाली सारी क्लास। पहले मेरे पास में बात करूं मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को लेके, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बेसिकली आप लोगों को बता चुका हूं कि जो हमारे पास में प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, यानी कि जो नेचर के थ्रू हमें मिलते हैं, उन्हीं को हम इंट्रिंसिक के नाम से जानते हैं, जो कोई भी डिजर्नेटेड नहीं है, यानी कि नॉन डिजर्नेटेड है, कोई भी उसके अंदर में एबनॉर्मलिटी नहीं है, जैसा हमें नेचर के अंदर में मिला वैसा का वैसे हमने उसको यहाँ पर यूज कर लिया, ठीक है। और ये जो मेरे पास में आउटर मोस्ट ऑर्बिट होते हैं इनके अंदर में, आप लोगों को मैंने जब वैलेंस बैंड बता रहा तो वहां पर मैंने समझाया था कि जो भी मेरे पास में एक जो एटम होता है और एटम का जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और ये जो बैंड होता है ना बाहर वाला, इसी को हम वैलेंस बैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो कि हमारे पास में इसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उनको हम एक पर्टिकुलर एनर्जी दे देंगे तो हमारे लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे करंट फ्लो करवाने के लिए, जो कि कंडक्शन बैंड के अंदर में चले जाएंगे, ओके। तो ये मेरे पास में वैलेंस बैंड कहलाता है। अब यहाँ पर जो मेरे पास में मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, जो सिलिकॉन या फिर मैं जर्मेनियम की बात कर रहा होता हूँ, तो उसके अंदर में 8 होते हैं, मैक्सिमम 8 हो सकते हैं। लेकिन जो 14th ग्रुप की हम यूज करते हैं इसके अंदर में, तो उसके अंदर में बाहर वाले में कितने होंगे, 2, 8, 4, ये हमारे पास में रेशियो आएगा, यानी कि बाहर वाले के अंदर में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ओके। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की बात करें तो ये मान लो मेरे पास में पहला एटम था, ये मेरे पास में पहला एटम है, और ये मान लो मैं सिलिकॉन की बात करता हूँ, तो सिलिकॉन का एक एटम, सॉरी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, 3 और ये 4, और यहीं पर इसके साथ में, अच्छा मेरे ऊपर तो नहीं बन रही है, चलो यहाँ पर इसको थोड़ा सा बना लेते हैं। ये मेरे पास में दूसरा सिलिकॉन है, और यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर तीसरा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर चौथा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हर एक को मेरे पास में ऐसे ऊपर भी यहाँ पर इस पोजीशन पर भी रहेगा दूसरा सिलिकॉन, यहाँ पर भी होगा, उसी तरह से यहाँ पर भी सिलिकॉन रहा होगा। तो ये सिलिकॉन क्या चाहता है, ये सिलिकॉन चाहता है कि इसका जो बॉन्डिंग है वो कंप्लीट हो जाए, यानी कि ये इसके साथ में अपना बॉन्ड बना लेगा। ऊपर ये दूसरा सिलिकॉन है तो ये चाहेगा कि भाई मैं इसके साथ में बॉन्ड बना लूं, तो ये अपने आप में क्या बनाना शुरू कर देते हैं, अपने आप में बॉन्डिंग बनाना शुरू कर देते हैं, ओके। तो यहीं पर मेरे पास में क्या हो जाता है, जब ये आपस में देखोगे तो ये एक बॉन्ड बन जाता है, जिसको कोवलेंट बॉन्ड के नाम से हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहां पर मेरे पास में इलेक्ट्रॉन्स का यहां पर शेयरिंग हो रहा है। तो ये मेरे पास स्ट्रक्चर जो बन के आएगा दैट विल बी नोन एज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। कब, जब आप 0 केल्विन पर बात कर रहे होते हैं, ओके। चलिए अब मैं बात करता हूं कि मैंने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को जो शेयरिंग करते हैं तो वहां पर हमने बोल दिया कि भाई कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं इसके अंदर में, और ये वैलेंस बैंड के अंदर में ये कहानी आप लोगों को समझ में आ चुकी है, पहले ऑलरेडी पिछली क्लास के अंदर मैंने बता चुका हूं कि क्या वैलेंस बैंड होते हैं। जब वैलेंस बैंड से हम उनको एनर्जी देंगे, इस एनर्जी गैप को क्रॉस करेंगे तो ये मेरे पास में वैलेंस बैंड में चले जाएंगे, यानी कि वो मेरे पास में एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक इसके अंदर में था, वैलेंस सेल के अंदर में, तो निकल के बाहर आ जाएगा, फ्री हो जाएगा। फ्री हो गया मतलब वो करंट में अपना टेक पार्ट कर सकता है, ओके। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं क्रिस्टलाइन जो मेरे पास में स्ट्रक्चर होगा जब वो 300 केल्विन की बात कर रहा हूं, तो कौन सा क्रिस्टल की बात कर रहा हूं, जो सेमीकंडक्टर जो मेरे पास में इंट्रिंसिक है, यानी कि जिनके अंदर में बॉन्डिंग बनी हुई है। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को अभी। अब ये जो 300 केल्विन आ जाएगा मेरे पास में टेम्परेचर, तो जो बॉन्ड है ना वो टूटनी शुरू हो जाती है। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, मैं जो अभी रिपीट किया मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं कि मेरे पास में जो बॉन्डिंग आप लोगों ने बनाई थी, मान लो मेरे पास में सिलिकॉन यहां पर था और यहां पर भी सिलिकॉन है, तो ये बॉन्ड यहां पर बना रखा है और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर है। इन दोनों ने अपना बॉन्ड किया जी, हम तो अपने दो बैठ के अपना एक बॉन्ड बना लेंगे, एक दूसरे को पकड़ के बैठ के, ये पकड़ के बैठ के। अब मैंने टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू किया। अब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो आपको जानकारी है कि भाई ये इनको क्या मिलेगी, इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएंगी। अब एनर्जी मिलेगी, हो सकता है कि इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मिल जाए, हो सकता है इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मिल जाए, तो कोई ना कोई किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी मिलेगी। अब वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो वो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से टूट के बाहर आ जाएगा, इस बॉन्ड से टूट के कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। यानी कि मैं इसकी बात करूं, यहां पर देखो ये इलेक्ट्रॉन था, जो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर, ये यहां पर बॉन्ड बना के बैठा था इस पॉइंट के ऊपर में, तो यहां से ये निकल के कहां गया, इस पोजीशन पर आ गया। अब हुआ क्या कि ये जो एक्चुअल बॉन्डिंग इनकी बननी चाहिए थी वो बन नहीं पाई, एक्चुअल बॉन्डिंग नहीं बनी, क्योंकि एक्चुअल बॉन्डिंग बनने के लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब वो नहीं बनी तो यहां पर क्या कर देगा, एक गैप छोड़ देगा। और मैंने बार बार आप लोगों को बताया था कि हमेशा ये एक पेयर में जनरेट होते हैं। जैसे गड्ढे का एग्जांपल दिया था ना कि ये यहां से चला, ये मेरे पास में 3 है,
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था ये निकल के बाहर चला गया, इसमें जो इलेक्ट्रॉन था वो इसमें चला जाएगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन था वो इसमें चला जाएगा। आप लोगों को चले लगेगा कि इलेक्ट्रॉन आगे की साइड में जा रहे हैं और होल कहाँ जा रहे हैं मेरे पास में पीछे की साइड में मूव करते हुए जा रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के आएगा तो ये मेरे पास में एक फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में बन जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास में दूसरा क्या बन जाएगा कि होल जनरेट हो जाएगा, क्योंकि मूव जो मेरे पास में कर सकता है वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के पास में कैपेबिलिटी होती है कि वो यहाँ से मूव करके कहाँ पर चला जाएगा, वो मेरे पास में कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जब वैलेंसी बैंड की बात कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर जब ये बाहर आउटर मोस्ट सेल के अंदर में था, जब इस इलेक्ट्रॉन को मैंने एनर्जी दे दी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड के अंदर में चला जाएगा। और वैलेंस बैंड यानी कि इस वैलेंस सेल के अंदर में अब क्या बच गया, एक होल बच गया। तो ये होल को रिप्रेजेंट करने का तरीका यहाँ पर मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया कि ये मेरे पास में एक होल, यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपने देखा कि जब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होकर गया है तो वो अपना यहाँ पर क्या जनरेट करके चला गया, एक होल यहाँ पर जनरेट करके चला गया। ओके, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आप लोगों को दिख रहे हैं, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 और 3, 3 इलेक्ट्रॉन आप लोग को दिखे। यहां पर भी आप लोग देखो इस बॉन्डिंग, जब मैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं तो यहां पर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो 3 ने 3 होल जनरेट कर दी, एक दूसरा मेरे पास में दूसरा और ये मेरे पास में तीसरा, 3 मेरे पास में होल जनरेट हो गए। तो वो 3 होल कहां पे, होल थोड़े ना उठ के जाएंगे भाई मेरे, होल थोड़े ना उठते हैं यहां से, होल नहीं जुड़ेंगे, होल तो वहीं के वहीं रहेंगे। होल की जगह पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, यानी कि वहां पे इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो वो तो वैलेंस बैंड में पड़ा रहेगा, और जो जाएंगे मेरे पास में इलेक्ट्रॉन उठकर ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, ये एनर्जी गैप मेरे पास में इतना बने रहेगा, यानी कि ईजी नोट के नाम से आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे, एनर्जी गैप। ओके, अब देखो इसके अंदर में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इंट्रिंसिक जो मेरे पास में सेमीकंडक्टर होगा उसके अंदर में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ जो मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज रहेंगे, वो उसकी जो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन होती है उसी के बराबर में रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि जितने नंबर ऑफ मेरे पास में बॉन्ड टूटेंगे, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे उतने ही मेरे पास में होल वो जनरेट करते हुए निकल जाता है। ओके, चलिए अब मैं बात कर लेता हूं उसके ऊपर में, होल के ऊपर में आपको छोटी छोटी कहानियां पता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है और जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर में मेरे पास में नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, चलिए अब मैं थोड़ा सा और देख लेते हैं उसके अंदर में और आप लोगों को क्या करवा जाए। हाँ, सेमीकंडक्टर के अंदर में जो मेरे पास में एन जो मेरे नेगेटिव चार्ज होंगे वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, लेफ्ट टू राइट अगर मूव कर रहे हैं मेरे पास में, तो करंट का आप लोगों को जानकारी है कि जो मेरे पास में इलेक्ट्रॉन्स की नेगेटिव चार्ज के फ्लो करने की डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेरा करंट फ्लो कर रहा होता है। तो क्योंकि यहां पर दोनों चीजें, मेरे पास में इलेक्ट्रॉन भी हैं और मेरे पास में होल भी हैं, दोनों मूवमेंट कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो होल मेरे पास में इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसके कारण में जो करंट आएगा IN वो मेरे पास में इस डायरेक्शन में आएगा। जो पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास में, जो पॉजिटिव चार्ज या होल बोल रहे हैं वो इस डायरेक्शन में, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज मूव कर रहे थे उनके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। जब आप उसके ऊपर में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो पॉजिटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे और इलेक्ट्रिक ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज यानी कि होल उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन होता है, जिस डायरेक्शन में वो फ्लो कर रहे होते हैं उसी डायरेक्शन में हम अपने इलेक्ट्रिक करंट को मानकर चलते हैं। तो मेरे पास में जो करंट निकल के आएगा IP वो ये आ गया। अब टोटल आप लोगों से करंट पूछ लिया जाए तो करंट आप लोग देख पा रहे हैं कि जो टोटल करंट मेरे पास में IN है उसकी भी डायरेक्शन यही है, यानी कि नेगेटिव चार्ज के कारण में, और जो मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज के कारण में जो करंट है वो उसकी भी डायरेक्शन इसी साइड में। तो आप बोल सकते हैं कि टोटल जो मेरे पास में करंट फ्लो करेगा दैट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ करंट ड्यू टू नेगेटिव चार्ज यानी कि मेरे पास में इलेक्ट्रॉन और करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज दैट इज होल। तो आप लोग से ये जानकारी, बिल्कुल ये फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए कि करंट जो होता है वो दोनों के कारण में यहाँ पर फ्लो करता है, नेगेटिव चार्ज के कारण भी और पॉजिटिव चार्ज के कारण भी। ठीक है, और क्योंकि मेरे पास में इलेक्ट्रॉन्स की जो होती है कंसंट्रेशन, जो करंट होता है इसका ज्यादा हम मान के चलते हैं। क्यों मान के चलते हैं, उसका रीजन ये है कि करंट जो मेरे पास में होल्स होते हैं उनकी मोबिलिटी कम होती है, जो पहली क्लास के अंदर में मैंने आप लोगों को बताई थी, और जो मेरे पास में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि उनका मास मेरे पास में कम होता है तो वहां पर उनकी जो मोबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए करंट भी इनका ज़्यादा हम अज्यूम कर चलते हैं। ठीक है, चलिए ये सारी कहानी थी, आप लोगों को नोट्स मिलेंगे उस टाइम पे, आप लोग इसको भाई देख लेना। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ कि कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो वही कहानियाँ आप बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जब भी कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो N/Q/μ/N आप लोग फॉर्मूला याद है। तो क्योंकि मेरे पास में दोनों का सेम है, जो मेरे पास में कंसंट्रेशन मेरे पास में सेम रहेगी, जब भी इंट्रिंसिक की बात कर रहे होते हैं तो जितने नंबर ऑफ होल यहाँ पर थे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास में कंडक्शन बैंड में है, तो दोनों की कंडक्टिव मेरे पास में आ जाएगी μ1 प्लस में μp आपको ऐड ऑन करना है। ठीक है, तो इसके अंदर में इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन के अंदर में
जो सेमीकंडक्टर होते हैं तो जो कंडक्टिविटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मेरे पास में इंट्रिंसिक जो कंसंट्रेशन होता है उसके। और क्योंकि अगर आप लोग से ये पूछ लिया जाए कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर में क्या टेम्परेचर का कोई इफेक्ट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि मेरे पास में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर में जो कंसंट्रेशन होती है वो T की पावर 3/2 पे डिपेंड करती है। याद करो फॉर्मूला मैंने Ni कंसंट्रेशन को लेकर आप लोगों से दो करवाई भी थी मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस कि ये मेरे पास में T की पावर 3 पे डिपेंड करता है, और अगर Ni स्क्वायर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो ये T की पावर 3/2 पर डिपेंड करता है। ओके, तो यहां पर आप लोग देख पा रहे थे कि कंडक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज होती है विद इन टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास में नॉन लीनियर वेरिएशन आप लोग को यहाँ पर शो करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जो है नॉन लीनियरली इसके ऊपर में डिपेंड कर रहा होता है। ओके, अब आप लोगों से इंट्रिंसिक रेजिस्टिविटी के बारे में बात कर ले, तो इंट्रिंसिक रेजिस्टिविटी क्या होगी भाई, जो मेरे पास में कंडक्टिविटी होती है उसका उल्टा कर दो, यानी कि 1 इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी कर दो। तो इसका फॉर्मूला आप लोगों ने अभी पिछली थोड़ी देर पहले मेरे साथ में आप लोगों ने पढ़ा है कि NiQ डिवाइडेड बाय म्यू एन प्लस में म्यू पी आप लोग यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग के जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं उनके लिए कहानी थी। जो मेजर डिसएडवांटेज इसकी ये है कि मेरे पास में इनकी स्मॉलर कंडक्टिविटी होती है। क्यों होती है अभी आप लोगों को समझ में आएंगी जब मैं आप लोगों को एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये भी आप लोगों को समझ में आई होगी कि जनरेशन जो होता है पूछा जाता है क्वेश्चन के अंदर में, एक नंबर के IAS का क्वेश्चन आया हुआ है ये, जिसमें पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जब भी हमारे पास में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है तो उसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स और जो मेरे पास में होल्स होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, पेयर के अंदर में जर्नेट होते हैं। समझ आई होगी कि मैंने उसको एनर्जी दिया, एनर्जी गई वहां पर, तो उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में भेज दिया और जो होल था वो अपना वैलेंस बैंड के अंदर में रह गया। ठीक है, चलिए रिकॉम्बिनेशन, ये जब ऊपर से हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स है वो वापसी आकर उसके साथ में मिक्सअप करेंगे, मान लो मेरे पास में इलेक्ट्रॉन है उसके पास में इतनी एनर्जी नहीं रहेगी तो वो क्या करेगा, वापसी आएगा और वैलेंस बैंड के अंदर में वापसी आ जाएगा और वहां पर जो होल होगा मेरे पास में उसके साथ में कंबाइन होकर वो दोबारा से रिकंबाइन हो जाता है। ओके, और ये मेरे पास में कैरियर लाइफ टाइम का मतलब ये होता है कि कैरियर लाइफ टाइम का मतलब ये होता है, कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये मेरे पास में जो इलेक्ट्रॉन जनरेट किया भाई मैंने, ये मेरे पास में यहाँ से इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ और ये यहाँ पर चला गया, तो यहाँ पर क्या किया उसने, इलेक्ट्रॉन ने अपनी एक वैकेंसी छोड़ दी, यानी कि यहाँ पर होल जनरेट हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया। अब ये कितनी देर अपने आप को कंडक्शन बैंड के अंदर में रख रहा है, ठीक है, और यहां से वापसी आकर ये कब इसके अंदर में दोबारा रिकंबाइन हो जाएगा, तो कितने टाइम के लिए वो बाहर रहा है उसको हम बोलते हैं कैरियर लाइफ टाइम के नाम से जानते हैं। ओके, जिसको हमने टाउ से अभी थोड़ी देर पहले जब मैं लेंथ ऑफ डिफ्यूजन के बारे में बात कर रहा था तो वहां पर भी टाउ मैंने आप लोगों को समझाया था, तो वही यहां पर आप लोग इसके कैरियर लाइफ टाइम को यूज कर सकते हैं। ठीक है, होल इज बेसिकली वैलेंस हमारे पास में होता है, वो बार बार चीजें वही मैं चीज बता रहा हूं कि जो ये हमारे पास में होल होता है कोई नई चीज नहीं होती है, ये केवल एक हमारे पास में वैकेंसी होती है जो कौन जनरेट कर जाता है, जब इलेक्ट्रॉन वहां से मेरे पास में निकल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर को भी अभी खत्म कर देते हैं ताकि आपका जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होता चला जाए। तो यहां पर कहानी मेरे साथ में चलती है डोपिंग को लेकर। तो डोपिंग का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज के अंदर में कुछ इम्प्योरिटीज जब डाल देते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज जब हम डाल देंगे तो उसके अंदर में जो प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑफ इम्प्योरिटीज टू द सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एज डोपिंग, उसको हम डोपिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर में दो तरह की डोपिंग हम कर सकते हैं, एक मेरे पास में होता है ट्राइवेलेंट और एक मेरे पास में होता है पेंटावेलेंट। बहुत ही खूबसूरत ये क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर में, और आप मैक्सिमम टाइम पर वहां पर गलती करके आते हैं और वो गलत करके आ जाते हैं क्वेश्चन को। कहां पर क्वेश्चन गलत करते हैं उसको मैं समझाता हूं। ट्राइवेलेंट का मतलब ये होता है कि मान लो मेरे पास में कोई एटम है, ये मान लो ए, मैंने कोई भी एलिमेंट मान लिया, इस एलिमेंट के अंदर में, इस एटम के अंदर में एक वैकेंसी, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन और मेरे पास में 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन मेरे पास यहाँ पर है। पेंटावेलेंट का मतलब ये होता है कि मेरे पास में कोई एटम है, मान लो ये मेरे पास में एटम है, इसके पास में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और ये 5 मेरे पास में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आप लोग के पास में रखे हुए हैं। तो ऐसी वैकेंसीज को, इनको हम बोलते हैं कि मेरे पास में ट्राइवेलेंट, और इनको बोलते हैं पेंटावेलेंट, जिसके बाहर आउटर मोस्ट सेल के अंदर में 5 रहे। तो ट्राइवेलेंट का मतलब होता है ये एक्सेप्टर इंप्योरिटीज होती हैं। क्वेश्चन कई बार पूछता है कि एक्सेप्टर इंप्योरिटीज किस किस के अंदर में होती हैं और एक्सेप्टर के अंदर में कौन से आते हैं, यानी कि ट्राइवेलेंट आएंगे भाई, जिसके अंदर में आपको चाहिए सिलिकॉन के साथ में बॉन्डिंग करवानी है। तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, मेरे पास में 4 होते हैं। अगर 4 से कम है तो हम बोलेंगे मेरे पास में एक्सेप्टर इंप्योरिटी है, अगर 4 से ज्यादा है तो हम बोलेंगे कि वो डोनर इंप्योरिटी, यानी कि वो मेरे पास में पार्ट करेंगे, टेक पार्ट करेंगे कि वो अपने चार्जेस को करंट के रूप में फ्लो करवाने के लिए, यानी कि वहां पर जो चार्जेस उसके पास में वो करंट फ्लो करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल मेरे पास में रहने वाले। चलिए बात करता हूं आगे मैं, जो मेरे पास में ट्राइवेलेंट जो इंप्योरिटीज थी, इसके अंदर में जो मेरे पास में आता है, एक बोरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा एल्युमिनियम, गैलियम और इंडियम। ये 3 4 नाम है, बहुत अच्छे से आप लोग को याद कर लेने हैं।
बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम और मेरे पास में इंडियम। नेक्स्ट मेरे पास में आ जाता है फॉस्फोरस। ये मेरे पास में एसएब और बिस्मथीन का आप एक बार नाम जरूर देख लेना। ज़्यादातर हम इसके अंदर में यूज़ करते हैं जो मेरे पास में पी यानी कि फॉस्फोरस होता है उसका हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके पास में मेरे पास में क्या होती है, मोर एफिनिटी होती है, यानी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली यहाँ से जो बॉन्डिंग करने के लिए, जो हमारे पास में सिलिकॉन के साथ में 4 बॉन्ड कर लेंगे और एक अलग से बचेगा, वो यहाँ पर अपना ये छोड़ सकते हैं इजीली उसके अंदर में, ठीक है। अब डोपिंग का मतलब क्या होता है? डोपिंग के एक वैल्यूज होती हैं कि अगर आप लोगों ने ऐसा किया कि आपके पास में 10⁶ आपके पास में एटम हो और एक आप उसके अंदर में इंप्योरिटी डालते हैं, एक इंप्योरिटी डालते हैं, यानी कि एक एटम आप इंप्योरिटी का डाल देते हैं, बोरोन का डाल देते हैं, तो हम बोलते हैं कि वहां पर हमने क्या कर दी, डोपिंग कर दी है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड जो डोपिंग होती है उसका रिलेशन आप लोग को ये रेशियो पूछा जाता है कि कितना हमारे पास में रेशियो होना चाहिए, तो 1:10⁶ आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमसे कई बार ये पूछ लिया जाता है कि स्टैंडर्ड डोपिंग कंसंट्रेशन क्या होती है, तो मॉडरेट जब भी डोपिंग रेट होता है तो वो हमारा पास में होता है 1:10⁶ से 10⁸ तक, जिसके अंदर में आप लोग देखते होंगे कि नॉर्मल आपको P और N की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिया जाता है। अब आप लोगों से दूसरा पूछ लिया जाए कि लाइटली डोप्ड का मतलब क्या होता है। लाइटली डोप्ड का ये रेशियो आप लोग को याद रखना है कि 10⁻11 होती है। अब 10⁻11 का मतलब होता है कि 10⁻11 इतने एटम तो आपके पास में उस पर्टिकुलर जो सेमीकंडक्टर उसकी हो और उसके अंदर में एक इंप्योरिटी डाल दी, तो आप लोग देखते होंगे लाइटली जब भी डोप होते हैं तो उसके ऊपर में P और छोटा सा नेगेटिव का साइन लगा दिया जाता है। इसका मतलब है कि हमने उसको लाइटली डोप कर रखा है, कम इंप्योरिटीज उसके अंदर में डाल रखी है। और हाईली का मतलब ये हो गया कि 1:10⁻3, यानी कि आप इतने एलिमेंट उसके अंदर में एक 10⁻3 के अंदर में आप एक इंप्योरिटी डाल रहे हैं, तो वहां पर उसको हम रिप्रेजेंट करने का तरीका प्लस और प्लस मेरे पास में होता है, ठीक है। ये यहां पर आप लोगों के छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप लोग को ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहां पर आप लोगों से जो पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, उसके अंदर में आप लोग ध्यान रखो कि जब हम ये डोपिंग करते हैं 1:10⁸ डोपिंग करते हैं किसके अंदर में, जर्मेनियम के अंदर में, तो उसकी जो कंडक्टिविटी होती है, भाई कंडक्टिविटी आखिर कौन करेगा, कंडक्टिविटी तो हमारे पास में चार्ज पार्टिकल करेंगे ना, और चार्ज पार्टिकल यहां पर हम जो यूज कर रहे हैं वो कौन कौन से कर रहे हैं, मेरे पास में जो बाहर से हम इंप्योरिटीज डाल रहे हैं उन्हीं के करेंगे। एक मिनट, ठीक है। तो वहां पर जो मेरे पास में इंप्योरिटीज में डालूंगा उन्हीं के थ्रू तो हम करेंगे यहां पर। तो इसके अंदर में जो कंडक्टिविटी होगी वो 12 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, किसके केस में, जर्मेनियम के केस में, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी डोपिंग ये करता हूं 10⁻7 से करता हूं, तो ये मेरे पास में, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब हम 10⁻7 से करते हैं तो उसकी कंडक्टिव भाई मेरे 120 टाइम बढ़ जाती है, यानी कि आप यहां पर 10⁸8 मॉलिक्यूल्स में एक डालें इंप्योरिटी और यहां पर 10⁻7 में एक इंप्योरिटी डालेंगे तो उसकी जो वैल्यू है वो 120 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं आप लोगों से, जो इंप्योरिटीज हैं ये आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि जब इंप्योरिटी का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर मेरे पास में प्योर सेमीकंडक्टर है, एक साइड से हम उसके अंदर में इंप्योरिटीज डाल रहे हैं, तो कुछ दूरी पर जाकर वो एकदम पूरे के अंदर में नहीं फैलता, वो थोड़ा ग्रेडियंट टाइप में फैलता है, यानी कि इस तरह से कहीं पर ज्यादा रहेगा फिर थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और डिफ्यूजन टाइप में आप लोगों ने देखा था। तो ये हमेशा जो इंप्योरिटी होती है उसकी प्रोफाइल होती है, यानी कि इस तरह से वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर में, ठीक है। चलिए अब मैं बात करूं इसके अंदर में जो सेमीकंडक्टर के अंदर में होता है, तो ये बेसिकली जनरेट कैसे होता है मेरे पास में, जैसे मैंने ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज हम जब ऐड करते हैं तो ये इनके अंदर में एक बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, ठीक है। जब हम जो उसके अंदर सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में बात करेंगे तो वहां पर आप लोगों को समझ में आएगी कि क्या मेरे पास में बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या बिल्ट इन वोल्टेज के नाम से भी आप उसको देखते हैं, ठीक है। जो मेरे पास में जर्मेनियम और सिलिकॉन के जो क्रिस्टल्स होते हैं उसके अंदर में हम इसको ज्यादातर मेरे पास में इंप्योरिटीज उसके अंदर में डाली जाती हैं, ओके। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं जो इंप्योरिटीज हैं इसके अंदर में एक्सट्रिंसिक, आप लोगों ने इंट्रिंसिक की बात करी, तो इंट्रिंसिक में तो भाई जितने मेरे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जितने होल्स नंबर ऑफ होल जनरेट होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे ऊपर चले जाते हैं। लेकिन जब एक्सट्रिंसिक की बात कर रहा होता हूं मैं, तो एक्सट्रिंसिक का मतलब ये होता है कि भाई मेरे कुछ इस तरह से आप लोगों को इसके अंदर में क्या डालनी, इंप्योरिटी डालनी है। जैसे यहाँ पर आप लोगों ने इंप्योरिटी डाली, चलो यहाँ पर इसके अंदर में इंप्योरिटी डाल देते हैं। ये मेरे पास में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर था कितने टेम्परेचर के ऊपर में, 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर में। मैंने इसके ऊपर में पी टाइप जो थी वो जो इंप्योरिटी थी वो डाल दी, यानी कि पी टाइप का जो इसके अंदर में थी पेंटावेलेंट थी मेरे पास में। तो पेंटावेलेंट के अंदर में कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल बाहर होते हैं, यानी वैलेंस के अंदर में 5 होते हैं, 1 2 3 4 और ये मेरे पास में 5, यानी कि 5 मेरे पास में है। तो क्योंकि यहां पर मैंने 5 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो 4 तो भाई बॉन्ड कर जाएंगे। जैसे सिलिकॉन था ये मेरे पास में, मान लो ये फॉस्फोरस मैंने डाल दिया, यहाँ पर फॉस्फोरस डाल दिया जिसके बाहर वाले में 5 थे, तो एक ने इसके साथ में बॉन्ड बना लिया,
एक ने इसके साथ में बना लिया, एक ने इसके साथ, और चौथे ने यहां पर बना लिया। लेकिन पांचों जो इलेक्ट्रॉन था ना भाई, ये जो मेरे पास में इलेक्ट्रॉन था, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, इसको बॉन्ड करने वाला कोई नहीं था। तो ये क्या करेगा, अपने आप को इन क्रिस्टल्स के बीच में घूमना शुरू कर देगा। अब ये यहां पर घूम रहा है, मतलब ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में फ्री है। और हमें ये जानकारी है कि जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे ना भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन कहां मिलते हैं, हमेशा कंडक्शन बैंड के आसपास मिलते हैं। यानी कि थोड़ी सी भी एनर्जी हम उनको दे देंगे तो अपने आप को करंट फ्लो करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। ओके, अब देखो यहां पर मैं ग्राफ आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। ये तो आपको समझ में आ गया कि वैलेंस बैंड क्या होगा। वैलेंस बैंड यानी कि जो इन्होंने अपने आप में बॉन्डिंग कर ली है, वो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर बैठे हुए। अब क्योंकि यहां पर देखो, ये मैं बात कर रहा हूं कि मैं केवल कितने एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को यहां पर लेके बात कर रहा हूं। लेकिन हमें तो डोपिंग, अगर मैं बात कर रहा हूं मॉडरेट डोपिंग की बात कर रहे हैं, तो 10 की पावर 8 पर मिला रहे होते हैं। तो ऐसे पता नहीं कितने ही बॉन्ड यहां पर बन रहे होंगे। उसमें से एक छोटा सा स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को यहां पर रिप्रेजेंट किया है, जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा, एक मेरे पास में यूनिट सेल के रूप में यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहां पर निकाल दिया भाई। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये अपने आप में क्या हो गया, फ्री हो गया। और हमें जानकारी है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जो पकड़ेगा, वो कंडक्शन बैंड के आसपास का एरिया पकड़ेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये मेरे पास में पूरा भरा हुआ है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है एक्सेस वाला, ये कंडक्शन बैंड के जस्ट यहां पर चला जाएगा भाई। ये यहां पर अपने आप को क्या कर लेंगे, अपने आप का एक ढेर बना लेंगे। कंडक्शन बैंड वाली पूरी एनर्जी नहीं रखेंगे ये, लेकिन उससे थोड़ी सी नीचे रखेंगे ये थोड़ी, यानी कि यहां पर मेरे पास में क्या कर लेंगे, ये अपने आप का एक बैंड बना लेंगे। और इसको हम बोलते हैं मेरे पास में डोनर एनर्जी लेवल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, डोनर एनर्जी लेवल। डोनर क्यों बोला मैंने, डोनर इसलिए बोला क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुआ है ना यहाँ पे, ये अपने आप में एक फ्री है। और ये इन्होंने पेंटावेलेंट ने या फॉस्फोरस ने यहाँ पर डोनेट कर दिया भाई, ठीक है तुम रखो, अपने आप करंट फ्लो करवाने के लिए इसको अपने पास में रख लो। ठीक है भाई, हमने इसको रख लिया। अब क्या करेंगे कि यहां पे जब अगर मैं थोड़ा सा भी इसको टेम्परेचर दूंगा, तो ये टेम्परेचर के थ्रू कहां चला जाएगा, ये मेरे पास में कंडक्शन बैंड के अंदर में चले जाएंगे, और ये मेरे पास में करंट फ्लो करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। अब ऐसा नहीं है कि यहां पर मेरे पास में जो इलेक्ट्रॉन और होल है वो जनरेट नहीं हो रहेंगे, लेकिन जो मेजोरिटी यहां पर रहेगी, वो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर करंट फ्लो करवाने के लिए कौन है, यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गए, यानी कि जो मेरे पास में इलेक्ट्रॉन्स थे वो रेस्पॉन्सिबल हो गए। तो हम इसको क्या बोल देंगे, यहां पर मेजोरिटी मेरे पास में एन है, यानी कि नेगेटिव है, तो यहां पर मेरे पास में नेगेटिव यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, यहां पर आप लोगों को समझ में आई होगी चीजें। तो यही मेरे पास में डिस्क्रीट एनर्जी लेवल हो क्या बना लेते हैं, डोनर अपना एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल बना लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर मेरे को फिफ्थ जो इलेक्ट्रॉन है अपने ऑर्बिट से इसको रिलीज करने के लिए, ये कुछ एक्सटेंडेड डेटा है जो आप लोग ध्यान रख सकते हैं। 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है जर्मेनियम के लिए, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है मेरे पास में सिलिकॉन को लेके। ओके, चलिए क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। जो नंबर ऑफ फिफ्थ इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास में सिलिकॉन के अंदर में जो रेशियो होता है वो मेरे पास में होता है, जो अगर हम डोपिंग की बात करें तो कितने मेरे पास में जो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाएंगे। मैंने मान लो मेरे पास में ये सिलिकॉन का, मैंने शायद आप लोगों को डेटा बताया होगा कि सिलिकॉन की जो मेरे पास में कंसंट्रेशन होती है एटम्स की, वो होती है 5 × 10⁻²2। ये किसकी है, ये कंसंट्रेशन ऑफ एटम्स होते हैं सिलिकॉन के, कितने में, पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमने कहा कंसंट्रेशन को हम सेंटीमीटर क्यूब के अंदर में यूज करते हैं। ठीक है, अब मुझे कंसंट्रेशन इसकी डोपिंग करनी है, और डोपिंग मेरे को मॉडरेट लेवल की करनी है। तो मॉडरेट लेवल की करनी है तो भाई मुझे इसके एक के अंदर में कितने मिलाने हैं, 10⁸ के अंदर में मुझे 1 एटम मिलाना है। तो मैंने क्या कर दिया, इसकी 1/10⁸ से मैंने डिवाइड कर दिया। अगर मेरे को लाइटली बोल रहा होता तो 1/10 11 कर देता मैं, और मेरे को बहुत हैवीली बोल रहा होता 1/10⁻³ कर देता। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है कि जो पांचवें इलेक्ट्रॉन कितने जनरेट हो गए। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरे पास में 5 × 10⁻14 एटम्स, सॉरी यहाँ पर मेरे पास में इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, इसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे पर सेंटीमीटर के मेरे पास में जनरेट हो जाते हैं। ओके, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास में यहाँ पर आप लोगों के पास में निकल कर आ जाएंगे। ओके, चलिए तो आप लोगों को समझ में आएगी कैसे मेरे पास में इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं। अब मान लो मैंने क्या किया, वो मेरे पास में स्ट्रक्चर जो था वो मेरे पास 0 केल्विन की बात कर रहा था, 0 केल्विन पर भी यहाँ पर मेरे पास में एक बैंड बन जाता है। अब मैं इसको टेम्परेचर दे दिया मैंने, 300 केल्विन पर ले गया। 300 केल्विन पर ले जाने के बाद में आपको ये जानकारी है कि वहां पर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वो भी टूटने शुरू हो जाएंगे भाई। एक तो चीज यहां पर आप लोगों ने ये देख ली कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे यहां पर जो बैठे हुए थे वो कौन से थे, मेरे पास में डोनर एनर्जी लेवल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहां पर बैठे हुए थे। ये भी ऊपर जाने की कोशिश करेंगे,
भाई टेम्परेचर मिलेगा तो जाहिर सी बात है उनको एनर्जी मिलेगी यार, और एनर्जी मिलेगी तो अपने कंडक्शन बैंड के अंदर में चले जाएंगे ना। कंडक्शन बैंड में चले गए तो यहाँ पर जो वैलेंस बैंड थी, क्योंकि हमें ये पता है कि जब ये कोवेलेंट बॉन्ड थे ये भी टूटेंगे, जब मैं इंट्रिंसिक बता रहा था वो सेम कहानी यहाँ पर चलेगी। अब तो ये इलेक्ट्रॉन टूटेंगे और जितने नंबर ऑफ होल्स नीचे जनरेट होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन मेरे पास में ऊपर चलेंगे। अब यहाँ पर आप देखो कि नीचे मेरे पास में कितने होल है, 1 2 3, मैं बिल्कुल बेसिक चीजें यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 1 2 3 4। अरे भाई ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया? तो आप लोग समझ पा रहे होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो जो मेरे पास में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो मेरे पास में यहाँ से बॉन्ड से टूट कर चले गए, और चौथा जो मेरे पास में इलेक्ट्रॉन वो कहाँ से जाएगा, वो मेरे पास में यहाँ पर जो डोनर एनर्जी लेवल ने दिया था वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी चीज़ें कैसे हम एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन को यूज कर रहे होते हैं। ओके, ये मेरे पास में एन जो होता है इसके अंदर में एन टाइप के अंदर में मच ग्रेटर देन मेरे पास में होल्स होता है, तो इसलिए हम बोल देते हैं कि मेरे पास में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मेजोरिटी के अंदर में होते हैं, और जो होल्स होते हैं वो मेरे पास में माइनॉरिटी के अंदर में इसका यूज करते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ी सी और इसके अंदर में देख लेते हैं और क्या क्या आप लोगों को इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए यहाँ पर भी ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोग थ्योरेटिकल सारी चीज़ें मैंने लगभग आप लोगों को बता दी है। ठीक है, ये आप लोगों को जानकारी है कि भाई मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो आपके करंट में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो कम करंट के अंदर में आप लोग ये टेक पार्ट करेंगे, ये नॉइज ज़्यादा जनरेट करते हैं, यानी कि फालतू की जो चीज़ें हैं वो ये अपने फैलाने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए जो यूजफुल रहता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। ओके, चलो अब आगे देख लेते हैं। मेरे पास में थर्मल द कंडीशन फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, ये भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बिल्कुल, अब देखो एक बहुत खूबसूरत चीज़ आप लोगों को समझ में आनी चाहिए यहाँ पर कि कोई भी मेरे पास में, जैसे आप लोगों को ये समझ में आया कि ठीक है भाई एन टाइप सेमीकंडक्टर तो मेरे पास में हो गया, मेरे को तो ये लग रहा है कि यार एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है ना इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यानी कि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, तो ये मेरे पास में एन सेमीकंडक्टर टाइप अपने आप में एक नेगेटिव टाइप का है। नहीं, आप लोग थोड़ा सा गलत सोच रहे हैं। देखते हैं कि क्या सोच हो सकती है इसके अंदर में, क्या हम इसके अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने देखा ना कि एन के अंदर में तो नंबर ऑफ जो नेगेटिव चार्जेस होंगे वो ज़्यादा होंगे। उसी तरह से अगर मैं पी टाइप की बात करूंगा तो पी टाइप के अंदर में पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होंगे, यानी कि होल्स मेरे पास में ज़्यादा होंगे, तो वहां पर तो मैं ये कह दूंगा कि भाई ये तो पॉजिटिवली डोमिनेट कर रहा है, यानी कि ये मेरे पास में जो सेमीकंडक्टर है वो पॉजिटिव चार्ज है। चलो देखते हैं, यहां पर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास में जो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन होती है वो इंक्रीज होती है, जो मेरे पास में इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन होती है उससे ज़्यादा होगी। मान लो मेरे पास में जो प्योर था उस टाइम पे 10 थे, और मैंने जब इम्प्योरिटी डाल दी तो अब ये मान लो 12 हो गए या 13 हो गए, जो भी हो गए, इसके अंदर में कुछ ना कुछ इंक्रीज हो गए। ठीक है, लेकिन होल कंसंट्रेशन होती है वो हमारे पास में डाउन होती चली जाती है। बिल्कुल होगी भाई, क्यों होगी? क्योंकि मेरे पास में इलेक्ट्रॉन तो जनरेट हो गए हैं, और जो होल जनरेट होते हैं वो तो उनसे होंगे ना जो यहाँ पर पेयर बने हुए। ठीक है ना, जो पेयर बने होंगे उन्हीं से तो निकल कर मेरे पास में इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन मेरे पास में क्या होंगे, वो उनकी वैकेंसी, अगर मान लो मेरे पास में 12 इलेक्ट्रॉन है तो मेरे पास में 10 यहाँ पर क्या रहेंगे, प्रोटॉन रहेंगे, या मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज रहेंगे। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन, वहां पर रिकॉम्बिनेशन होती है। तो ये कहता है कि मेरे पास में अकॉर्डिंग टू ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी का मतलब ये होता है कि जितने डोनेट करेगा मतलब उसके पास में क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि डोनर जो मेरे पास में है, और पी मेरे पास में जो पॉजिटिव चार्ज हैं उनके पास में क्या हो गया भाई, ये तो कहानी आप लोगों को पता होगा ना कि ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये मेरे पास में इसकी आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के चला गया, तो आप क्या बोलते हैं, मान लियो मेरे पास में जो सोडियम था, सोडियम के अंदर में 2 8 और 1 इस तरह से आपके पास में कॉम्बिनेशन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के चला गया, तो आप क्या लगाते हैं, Na पॉजिटिव। ये किसके ऊपर में लगा रहे हो, एटम के ऊपर में लगा रहे हो ना, तो ये वही दिखाया मैंने, जो डोनर एटम है ना, एन बड़ा जब भी आप लोग को यूज करने को मिले तो आप लोग याद रखना कि एन कैपिटल डी का मतलब आप लोग के पास में होता है कि आप उसके एटम के बारे में बात कर रहे होते हैं, और पी यहां पर आप लोग के पास में यानी कि उसके पास में पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, जो उसके पास में होल्स नंबर ऑफ होल्स होंगे, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मेरे पास में क्या रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज रहेंगे। उसी तरह से ये एक्सेप्टर, अब एक्सेप्टर की बात करो तो मेरे पास में मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर में मैं नेगेटिव लगाता हूं, क्यों लगाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि उसकी 287 है, इसको एक अगर इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये क्या बन जाएगा कि नेगेटिव चार्ज, सॉरी ये अपना क्या कर लेगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा इसका, तो हम क्या बोलते हैं कि ये इसके ऊपर में नेगेटिव लगा दिया मैंने, तो इसकी कैपेबिलिटी है कि एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो तो ये अपने आप में 8 बना लेगा। तो ये जो एक्सेप्टर्स होते हैं, ये एक्सेप्टर क्या करते हैं, अपने आप में नेगेटिव चार्ज रखते हैं, यानी कि वो अपने पास में इलेक्ट्रॉन्स को रखना चाहते हैं, यानी कि वो कहेंगे कि भाई मेरे को इतने इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं अपना पूरा बॉन्ड बना लूंगा। उसी तरह से ये मेरे पास में क्या हो गया, नंबर ऑफ
जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इन सब के ऊपर में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। आप लोग देख पाएंगे जितने मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज रहेंगे उतने ही मेरे एक पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर के अंदर में नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो एक सेमीकंडक्टर चाहे एन टाइप हो या फिर मेरे पास में पी टाइप हो, वो हमेशा अपने आप में न्यूट्रल रहता है। ये तो हमारे पास में बेसिक इसका स्ट्रक्चर था। लेकिन जब मैं बात करूंगा एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर में, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर में तो इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास में क्या हो रहे हैं, डोनेट हो रहे हैं। डोनेट करेगा ना, तो यानी कि वो इलेक्ट्रॉन मेरे पास में जो डोनेट करने वाला है वो अपने आप में क्या जनरेट कर लेगा, अपने आप पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर लेगा। तो जितने नंबर ऑफ इसने डोनेट करे वो कहां जा रहे हैं, इसके पास में जा रहे हैं, यहां पर जाएगा ना भाई। जो मेरे पास में नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इसने जनरेट करे, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, ये बड़ा कंफ्यूजिंग आप लोगों को लगेगा कि मान लो मेरे पास में ये इलेक्ट्रॉन था, एक इसकी कैपेबिलिटी थी कि एक इलेक्ट्रॉन को ये दे सकता था। टोटल मेरे पास में कितने थे, यहां पर मेरे पास में थे 1 2 3, ये मेरे पास में 3 थे जो पेयर बना के रखे हुए थे। यहां से ये इलेक्ट्रॉन उठा, थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, ठीक है, यहां से ये इलेक्ट्रॉन निकला और यहां पर पहुंच गया 1, ये यहां से निकला यहां पर पहुंच गया 2, ये यहां से निकला यहां पर पहुंचा 3, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन जो था यहां से निकल के यहां पर जाएगा, कहां जाएगा भाई, ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा। अब मेरे को बताओ कि ऊपर टोटल कितने मेरे पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये भाई एटम सेमीकंडक्टर के स्ट्रक्चर के अंदर में ही तो है, ये पूरा स्ट्रक्चर के अंदर की तो बात कर रहा हूं मैं। अब ये स्ट्रक्चर के अंदर में बैठा हुआ है, तो ये जब निकले होंगे तो 3 होल यहां पर रह गए होंगे, यानी कि 3 होल रह गए मेरे पास में। और ये एटम भी तो इसी सेमीकंडक्टर के अंदर में ही तो पार्ट बना हुआ है, तो ये इसके अंदर में पार्ट बना हुआ है, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज के अंदर में जाके जुड़ेगा, और पॉजिटिव चार्ज में जाकर जुड़ेगा तो टोटल कितने हो गए मेरे पास में, ये भी 4 हो गए। यानी कि आप कह सकते हैं कि मेरे पास में एक कोई भी सेमीकंडक्टर है, चाहे एन टाइप है या पी टाइप हो, अपने आप में न्यूट्रल रहता है। बहुत बड़ा पॉइंट मैंने आप लोगों को बोल दिया है, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। अब आप लोग इजीली मेरे को बता सकते हैं कि अगर मैं पी टाइप की बात करूंगा तो पी टाइप के अंदर में आप लोगों का क्या सेटअप होगा, कैसे आप लोग उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग उसको समझेंगे खुद, अपने आप को ये नोट्स मिलेंगे उसके अंदर में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये सेमीकंडक्टर के अंदर में जो एन टाइप के अंदर में कंडक्टिविटी फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से समझ में होगा। मैंने कहा था थंब रूल है ये, चार्ज कंसंट्रेशन, चार्ज और उसकी मोबिलिटी, यूनिट आप लोगों को पता है मो पर सेंटीमीटर, आप उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है, इतना आप लोगों को डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। आ जाओ जी, अब पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर लेते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होगा, पी टाइप का मतलब ये होगा कि हमें इसके अंदर में ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी डालनी पड़ेगी। यानी कि मुझे ट्राईवैलेंट का मतलब ये है कि भाई मैं मान लो जो इसके अंदर में बोरोन इसके अंदर में डाल रहा हूं, तो बोरोन के अंदर में मान लो मेरे पास में ट्राईवैलेंट, यानी कि 13 इसके अंदर में 3 है और एक इसका होल है इसके अंदर में वैकेंसी मेरे पास में जनरेटेड है, तो उसका मैं यूज करना चाहूंगा इसके ऊपर में। चलो अब देखो कि ये मेरे पास में जो भी 14th ग्रुप का रहेगा, क्योंकि हमने बोला था कि 14th ग्रुप को ही हम यूज करते हैं हमारे सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन, ये तो बॉन्ड बन गया एक, ये दूसरा बॉन्ड बन गया और ये तीसरा बॉन्ड बन गया। अब ये बॉन्ड बनने से हुआ क्या, इसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास में, ये इसका बॉन्ड नहीं बन पाया, तो यहां पर मेरे पास में क्या रह जाता है, ये इनकम्प्लीट बॉन्ड रह जाता है, यानी कि एक वैलेंसी यहां पर जनरेटेड रह जाती है। तो ये अपने आप में क्या करेंगे, इनकम्प्लीट बॉन्ड बना लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये जो होल है ये अपने आप में एक स्टेशनरी चीज है, अज्यूम करके चलते हैं। स्टेशनरी कोई चीज नहीं होती है इसके अंदर में, वो सिर्फ एक हमारे एजम्पशन होते हैं कि जब वो इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वहां पर वो एक वैकेंसी छोड़ के जा रहा है, हमें उस वैकेंसी की बात करनी होती है। और हमने ये कहा था कि जो भी हमारे पास में वैकेंसी रिलेटेड चीजें होती हैं, क्योंकि बाहर वाले सेल के अंदर में एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ है, तो ये अपने आप की जो एनर्जी बैंड बनाएगा वो कहां पर बनाता है, ये अपने आप को वैलेंसी बैंड के अंदर में बनाता है, वैलेंस बैंड के आसपास में बनाता है। यानी इसकी कैपेबिलिटी है कि इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन आके इसकी बॉन्ड को पूरा कर दे। ये अपने आप उठ के नहीं जाएगा, अपने आप उठ के जो चीज नहीं जा रही है ना, जो अपने आप में मूव नहीं कर सकती है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वैलेंस बैंड के पास में। तो ये मेरे पास में क्या हो गया, वैलेंस बैंड के आसपास ये जनरेट हो जाती है, और इसकी वैल्यू लगभग हमारे पास में 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास में रहती है। ये जो वैल्यू आपको छोटा सा दिख रहा होगा ना, इतने ही दायरे में सारे क्या हो जाती हैं, जमा हो जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल के नाम से आप इसको जानते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं इसके अंदर में जो अलग अलग टेम्परेचर्स को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। ये मैं आप लोगों से 0 केल्विन पर बात कर रहा था, अब मैं बात करता हूँ 300 केल्विन को लेकर। 300 केल्विन के अंदर में होगा क्या कि ये मेरे पास में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करेगा, बॉन्ड अपना टूटेगा और ये यहाँ पर निकल के चला जाएगा। अब यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा, ये ऊपर निकल के चला जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन मेरे पास में ऑलरेडी जो जनरेटेड था, कहाँ पर था ये मेरे पास में, कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा
और ये मेरे पास में क्या करेगा, एक बॉन्ड यहाँ पर बना लेगा इस इलेक्ट्रॉन के साथ में, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा तो ये इसके साथ में क्या बना लेगा, एक बॉन्ड बना लेगा जो यहाँ पर होल बैठा हुआ है। ध्यान से समझो इस पॉइंट को। ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा ना, इसके रास्ते में इसको क्या मिल गया, एक बॉन्ड मिल गया, यानी कि ये रिकंबाइन हो जाएगा इस होल के साथ में जो कहां पर बैठा हुआ था, जो एक्सेप्टर आयन का एनर्जी लेवल के अंदर में बैठा हुआ था। तो ये मेरे पास में इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड होने की वजह से ऊपर आप लोग देख पा रहे हैं कि 2 मेरे पास में इलेक्ट्रॉन है और मेजोरिटी मेरे पास में क्या रहेगी, होल्स की रह जाती है। तो यहां पर आप लोग के पास में होल्स मेजोरिटी में रहेंगे, तो ये मेरे पास में पी टाइप का सेमीकंडक्टर कहलाएगा। कहानी वही रहेगी अभी भी कि जो मेरे पास में ये होते हैं चार्ज पार्टिकल, कोई भी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है अपने आप में क्या होता है, न्यूट्रल होता है। कहानी आप लोग जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए समझाई थी, एन टाइप के लिए बताई थी, वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है कई बार कि जो मेरे पास में नंबर ऑफ जो ट्राइवेलेंट एटम्स है उसको कैसे हम यूज करेंगे। तो हमें बिल्कुल पता है, जैसे मैंने सिलिकॉन की आप लोगों को अभी कहानी सुनाई थी कि 5 × 10⁻22 उसके अंदर में होते हैं और हमें इम्प्योरिटी मिलानी है ये 10⁸8। तो बस ये जितने नंबर ऑफ एटम आपको दिए गए और जिस लेवल की आपको इम्प्योरिटी दी गई है उसे डिवाइड कर दो आप, ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, और इनटू में जो मेरे पास में इसका इम्प्योरिटी रेशियो आ गया। जिस भी इम्प्योरिटी लाइटली करना है, मॉडरेट करना है, वो सारी आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी आप लोग समझ गए होंगे, वही थंब रूल, चार्ज, नंबर ऑफ कंसंट्रेशन, चार्ज, और मेरे पास में म्यू पी यानी कि जो उसकी मोबिलिटी रह जाएगी, ठीक है। यूनिट आप लोग इसको समझ पे होंगे। तो ये लॉ ऑफ, इसको हम लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बोलते हैं, यानी कि जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही उसके अंदर में नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। ओके, तो फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर में कोई एक्सेप्टर नहीं होता है, कोई डोनेटर नहीं होता है, यानी कि हमने कहीं से बाहर से उसके अंदर में इम्प्योरिटी डाली नहीं है। तो इम्प्योरिटी नहीं डाली है तो ना तो कोई एक्सेप्टर आएगा ना उसके अंदर में डोनर आएगा। जितने नंबर ऑफ प्रोटोन पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही उसके अंदर में नेगेटिव चार्ज होंगे। तो वहाँ पर मेरे पास में इन दोनों का रेशियो जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी अपने आप में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और पॉजिटिव के लिए अंदर में मेजोरिटी आएगी। तो हमें एक फॉर्मूला जरूर पता है कि हम n की बात कर रहे होते हैं, तो n की बात कर रहे होंगे तो जितने मेरे पास में nd, यानी कि ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं nd जो होगा मेरे पास में डोनर की बात करेंगे, तो ये मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज और ये दोनों मिलकर बनते हैं। तो हमने देखा था कि जब भी हम बात कर रहे थे कि हमें एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाना है तो हमें उसके अंदर में इम्प्योरिटी डालनी होती है। तो इम्प्योरिटी जो होती है वो मैक्सिमम जितने आप लोगों ने उसके अंदर में डोनर डाले हैं, यानी कि जो उसके इलेक्ट्रॉन देने वाले डाले हैं, डोनेट करने वाले डाले हैं, तो लगभग ये अप्रोक्सीमेटली उसके इक्वल होती है। तो हम इसका फॉर्मूला आगे से ये पढ़ेंगे कि जो मेरे पास में इम्प्योरिटी होंगी वो एन डी के बराबर होती है। लेकिन पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज में कौन होगा भाई, जो एक्सेप्टर होगा, क्योंकि हमें ये तो जानकारी है कि ये मेरे पास में, ठीक है, तो ये मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज जो नेगेटिव चार्ज होगा और ये मेरे पास में एक्सेप्टर आयन होगा जो कि नेगेटिव चार्ज अपने आप में रखता होगा, यानी कि वो अपने पास में चाहता है कि उसके पास में इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो ये हम यूज करेंगे जब भी मेरे पास में होगा। तो एक्सेप्टर आयन जितनी उसकी कंसंट्रेशन होगी पर सेंटीमीटर क्यूब, उसी को हम बोलेंगे कि मेरे पास में नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आ गए। ओके, चलिए क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर, क्या सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं इसके अंदर में, तो नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, नो चार्ज एट ऑल और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। तो चार्ज तो होता है भाई उनके ऊपर में, पॉजिटिव नेगेटिवली तो नहीं होंगे, पॉजिटिवली नेगेटिवली हैं लेकिन साथ साथ में उसके पास में पॉजिटिव चार्ज, ये ऑप्शन गलत। पॉजिटिवली चार्ज मे भी हो सकते हैं एन टाइप के अंदर में, माइनॉरिटी चार्जेज हो सकते हैं लेकिन मेजोरिटी चार्ज उसके पास में रहेंगे। यहाँ पर बात करेंगे नो चार्ज एट ऑल, ये तो बिल्कुल गलत है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिल्कुल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब जितने पॉजिटिव हैं उतने ही उसके पास में नेगेटिव चार्जेस हैं। तो ये कहानी यहाँ तक आप लोग को इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए ये मेरे पास में एक छोटा सा क्वेश्चन कर लिया जाए, देख लेते हैं, लेक्चर लेंदी ना हो जाए आप लोगों का ज़्यादा, उसी को मैं देख लेता हूँ। कितना हो गया भाई लेक्चर, 1 घंटे 5 मिनट का हो गया। चलिए कोई नहीं, मैं देख लेता हूँ एक बार क्वेश्चंस अगर हैं इसके अंदर में तो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, ठीक है भाई, क्वेश्चन करवा दिए जाएँ। ओके, लेक्चर 5 यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा आप लोगों का, बस ज़्यादा नहीं बचा है आप लोगों का। इसके बाद में सेमीकंडक्टर डायोड्स हैं वो शुरू करूँगा और फिर आप लोग के पास में बीजेटी और मॉसफेट, बहुत जल्दी इसका सिलेबस मैं कंप्लीट कर दूँगा इसके अंदर में, ठीक है। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था इसलिए थोड़ा डिले हो गया लेक्चर्स के अंदर में, आगे कंटिन्यू रखेंगे इसके अंदर में। तो ये कहानी आप लोगों को समझ में आ गई। अब क्वेश्चंस कर लेते हैं जो आप लोगों ने पूरा इसके अंदर में पढ़ा है, जितने भी राम कहानी आप लोगों ने पढ़ी है उस सारे को देख लेते हैं, ठीक है भाई। चलो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो यार कि आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है या फिर ऐसे ही यहाँ पर हम टाइम पास कर रहे हैं इसके लेके ना। तो जब तक नहीं बताओगे ना, आप पक्का है, आप जब जिसने भी अगर कमेंट नहीं किया और बताया नहीं मेरे को, मैं नेक्स्ट लेक्चर नहीं बनाऊंगा इसका भाई, ठीक है।
और बहुत इंपॉर्टेंट अगला लेक्चर रहेगा डायोड्स वाला, तो वो तभी बनेगा जब आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई, नहीं आई तो क्यों नहीं आई और कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तभी बनेगा भाई। ओके, चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बहुत अच्छे से। इसको समझते हुए चलते हैं। कैलकुलेट इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी, यानी कि कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो मुझे सिग्मा के बारे में बात कर रहा हूँ। और सिग्मा का फॉर्मूला पहले तो मैं आपको इस तरह रूटीन में डालना चाहिए आप लोगों को। क्या मेरे पास में होता है, इंट्रिंसिक की बात करें तो इंट्रिंसिक के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जो उसकी इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन होती है इंटू में क्यू, यानी कि उसके चार्ज पार्टिकल्स, जो वैल्यू मेरे पास में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आप लोग को यूज करनी होती है। म्यू एन यानी कंडक्टिविटी ऑफ जो मेरे पास में नेगेटिव चार्ज हैं और मेरे पास में होल जो हैं उनके कंसंट्रेशन को हम ऐड करके चल रहे होते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट जो मेरे पास में इसके अंदर में जो मोबिलिटी है, आप लोगों को जानकारी थी, मैंने बताई भी थी आप लोगों को कि जो मोबिलिटी इसके अंदर में होती है मेरे पास में जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं उनकी हम बोलते हैं 3800, और जो मेरे पास में प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उनके हम 1800। प्रोटॉन बार बार मुंह से निकल जाता है क्योंकि फिजिक्स इतनी आप लोगों को पढ़ा दी कि बार बार उसके अंदर में प्रोटॉन ही हमने यूज करना पड़ा था उसके अंदर। चलिए कोई नहीं, आप लोग समझ गए होंगे चीजें जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर उसने बात करी है आपके पास में रेजिस्टिविटी को लेके। तो हमें जानकारी की रेजिस्टिविटी जो होती है वो मेरे पास में 1/सिग्मा होती है। तो अगर मैं सिग्मा निकाल लूँ तो मैं उसकी रेजिस्टिविटी को इजिली निकाल लूंगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने वैल्यू रखी इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन जो मेरे पास में जर्मेनियम की गिवन थी, तो जर्मेनियम की ये वैल्यूज कुछ आप लोग याद रख लें, 2.5 इंटू 10⁻13 होती है, और आपको सिलिकॉन की थी मैंने 5 इंटू 10⁻22 होती है। ठीक है, ये दो वैल्यूज आप लोग याद रख लेना। मैक्सिमम टाइम पे आपको क्वेश्चंस के अंदर में मिलती है, लेकिन नहीं मिलती तो आप लोग ये ध्यान रख लेना। ठीक है, दूसरी मोबिलिटी आप न्यूट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है और होल इनके भी आप लोग याद रखेंगे। ये हमारे पास में 300 केल्विन के ऊपर में यूज करनी होती है। 0 डिग्री केल्विन पर आप लोगों से क्वेश्चन, 0 केल्विन के ऊपर में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, वैल्यूज पुट कीजिएगा और इसका उल्टा कर देंगे तो आपके पास में रेजिस्टिविटी आ जाएगी। रेजिस्टिविटी की यूनिट मेरे पास में क्या होती है, ये होती है ओम सेंटीमीटर, आप लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेता हूँ। कैलकुलेट द नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास में आ रहा है, कैलकुलेट कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। तो दोनों चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी की। प्योर सिलिकॉन का मतलब है कि भाई ये मेरे पास में इंट्रिंसिक को बात कर रहा है, इंट्रिंसिक की बात कर रहा है। अब हर बार आपको इंट्रिंसिक लिखकर थोड़ी ना देगा, आपको थोड़े से कीवर्ड से समझना पड़ेगा। एट रूम टेम्परेचर, तो सीधी सी बात है, रूम टेम्परेचर का मतलब है कि 300 केल्विन पर बात कर रहा है, जिसके अंदर में इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन इसने दे दी है, लगभग आप लोगों को क्वेश्चंस के अंदर में मिलती है। इसने दी 1.5 इंटू 10⁻10 इसने दे दिया आप लोगों को। ठीक है भाई, ये मिल गया मेरे को। म्यू एन इसने दे दिया, म्यू पी इसने दे दिया, तो भाई मैं सिग्मा नहीं निकाल सकता क्या? आराम से निकल जाएगा यार, डायरेक्ट फॉर्मूला है इसके अंदर में, एन आई क्यू म्यू एन और म्यू पी आप लोगों ने जोड़नी है, क्योंकि इंट्रिंसिक की बात करें तो इंट्रिंसिक में दोनों सम होते हैं। आप लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास में ये कंडक्टिविटी आ गई, और इसका उल्टा कर देंगे तो आपके पास में रेजिस्टिविटी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आ जाओ, कहां पर चला गया? हाँ, ये क्वेश्चन आ गया मेरे पास में। ए प्योर सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विद डोनर इंप्योरिटी, यानी कि डोनर इंप्योरिटीज के साथ में उसको डाला गया। डोनर इंप्योरिटीज का मतलब उसके पास में कौन सा चार्ज आएगा, यानी कि उसने अपने पास में इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया है। तो छोड़ दिया तो यहाँ पर उसके पास में होल जनरेट हो जाएगा भाई, यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो वहां पर क्या जनरेट हो गया, एक होल जनरेट हो गया। टू द एक्सटेंट ऑफ 1 इम्प्योरिटी एटम फॉर 10⁻7 एटम, यानी कि 1/10⁻7 से उसको क्या करना है, हमें इंप्योरिटी डालनी है उसके अंदर में। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द डोनर कंसंट्रेशन। दूसरा इसने पूछा इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन, और तीसरा पूछा इसने कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। तो मुझे पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि डोनर कंसंट्रेशन को हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसकी मैंने बताई थी आप लोग को, इसके कुछ डेटा अपने को दिया मिलेगा आप लोग को कि एन आई आप लोग को गिवन होगा, म्यू एन आप लोग को गिवन है, म्यू पी गिवन है। पहले के में क्या बात कर रहा है, वो जो डोनर की कंसंट्रेशन उसके बारे में बात कर रहा है। तो नंबर ऑफ एटम्स मेरे को गिवन होते हैं, इसके अंदर में दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स, बिल्कुल मैंने बात करी थी कि टोटल नंबर ऑफ एटम के अंदर में आपको वो रेशियो से मल्टीप्लाई करना होता है, तभी आप लोग को ये पता लग जाएगा कि कितने नंबर ऑफ उसके अंदर में डोनर गए हुए। तो ये आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, और इंप्योरिटी का रेशियो आपको क्या चाहिए, 1:10⁻7 चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं यार ईडीसी के अंदर में, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं होता, बस वैल्यूज पुट करो और आपके आंसर आ जाएंगे। दूसरे में क्या पूछा इसने, माइनॉरिटी कैरियर पूछा है। माइनॉरिटी कैरियर के अंदर में आप लोगों को क्या, एन टाइप के अंदर में आपको जानकारी है कि जो मेरे पास में जितने मेरे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लगभग इक्वल होते हैं मेरे पास में जो डोनर्स होते हैं। तो डोनर की वैल्यू मैंने निकाल ली, यानी कि देखो लिंक है क्वेश्चन एक दूसरे से। यहाँ पर मैंने डोनर की वैल्यू निकाल ली, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि मेजोरिटी चार्जेस मेरे थे, मेजोरिटी चार्जेस मेरे को मिल गए। मेजोरिटी चार्ज मेरे पास में वैल्यू आ गई जो इसके डोनर थे 4.421, जो अभी आप लोगों ने पिछले फॉर्मूला के थ्रू निकाला है। और मुझे फॉर्मूला मास एक्शन लॉ के थ्रू ये भी जानकारी है कि मेरे पास में एन पी दैट विल बी इक्वल टू
NP इक्वल टू NI स्क्वायर के बराबर में होता है। और जब मैं मैग्नेटिक करंट निकालता हूं तो NI स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो उसके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं उनको हम डिवाइड कर देते हैं। ये आप लोगों ने देखा, तो यहाँ पर आपके पास में वैल्यू आ गई है। इसकी वैल्यू पुट करेंगे 2.5 इंटू, ये आपके पास में वैल्यू आ गई है, इंट्रिंसिक की क्वेश्चन के अंदर भी गिवन है, और दूसरा आप लोग इसके थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग से क्या पूछा जाएगा, देखो अब इसको और लिंक करना जोड़ते हैं। तो इसने कहा कि कंडक्टिविटी बताओ। अब कंडक्टिविटी यार ये बताओ आप लोग, जो इसने बोला कि एन टाइप है, तो एन टाइप के अंदर में कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, तो एन टाइप के अंदर में मेजोरिटी जो कैरियर्स होते हैं यानी कि नेगेटिव जो चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन्स है वो रेस्पॉन्सिबल होंगे इसके अंदर में करंट फ्लो करवाने के लिए। अब वो फ्लो करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है तो उसका फॉर्मूला भी मुझे आना चाहिए, और उसका फॉर्मूला ये होता है कि चार्ज कंसंट्रेशन इनटू में चार्ज, रट गए भाई इसको, तो म्यू यानी कि जो उसकी मोबिलिटी है। अब यहां बताओ मेरे को चार्ज कंसंट्रेशन क्या है, तो चार्ज कंसंट्रेशन कहीं वही तो नहीं थी जो इसने डोनर ने दी थी, अप्रोक्सीमेट हम वही मान के चलते हैं ना, जितनी डोनर ने दी वही मेरे पास में इसकी कंसंट्रेशन आ गई। यानी कि आप लोगों ने इसके एनडी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, ये भाई एनडी की अभी आप लोगों ने जो ऊपर फॉर्मूले में निकाल के लेके आए, यहाँ पर जो आप लोगों ने निकाली थी ना, ये वैल्यू निकाल के लेके आए थे, वही आप लोगों को यहाँ पर पुट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि 10 की पावर 15 मल्टीप्लाई आप लोगों ने वो इसके साथ में कर दिया। क्यू मेरे पास में चार्ज है, चार्ज की वैल्यू पुट करी म्यू एन, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो मेजोरिटी चार्जेस हैं उनकी मोबिलिटी मेरे पास में 3800 होती है, तो आप लोगों ने वैल्यू पुट करी एंड यू विल गेट द आंसर 2.68। ठीक है, अब आप लोग से पूछा क्या था दूसरा, उसके अंदर पूछा था कि उसकी रेजिस्टिविटी बताओ। तो भाई रेजिस्टिविटी क्या होती है, जो मेरे पास में रेजिस्टिविटी निकल के आती है रो जिसको बोलते हैं, वो 1/सिग्मा यानी कि जो उसकी कंडक्टिविटी होती है वो उसके इक्वल होती है। ओके, अब नेक्स्ट पूछा कि जब मेरे पास में इंट्रिंसिक था, ये जब ये सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक था उस टाइम पे क्या कंसंट्रेशन रही होगी। तो Ni की वैल्यू मेरे को पता है, Q की वैल्यू मेरे को पता है, म्यू एन मेरे को पता है, म्यू पी मेरे को पता है, तो आप लोग इजीली लगाने लगे, आराम से निकल जाएगा। ये फॉर्मूला जरूर याद रख लेना दोस्त, NP इक्वल टू NI स्क्वायर। ये बहुत बार आप लोगों को यूज होगा जब आप गेट का एग्जाम देने जाएंगे ना, तो गेट के अंदर में भी बहुत बार आप लोगों को ये क्वेश्चंस इसके ऊपर में डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली आप लोगों को मिलते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप लोग करके देखना है, आप लोगों को PDF फाइल में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, थोड़ी देर के अंदर में आप लोगों को मिल जाएंगी लेक्चर जब देख रहे हैं। तो बाकी चैनल का जो लिंक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप अच्छे से पढ़िएगा और अपने जो भाई बंधु हैं उनको बोलिएगा जुड़ने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर सकें। आप लोगों के द्वारा जो कमेंट्स आते हैं, आपके जो लाइक्स आते हैं, आपका जो मोटिवेशन आप लोग जो हमें मोटिवेट करते हैं ना, वो यहाँ पर मेरे को रिस्पॉन्सिबल बनाता है कि नहीं आप लोगों को भाई कंटेंट प्रोवाइड करना है मुझे। ठीक है ना, आप लोगों का जो एक फेथ इतने दिनों से आप लोग मेरे ऊपर शो कर रहे हैं, ये से फोटोनिक्स चैनल के ऊपर में शो कर रहे हैं, तो उसी का बलबूते पर हम एक मोटिवेशन की आग मिलती है हमें आप लोगों से, जिसके थ्रू चाहे दिन हो रात हो जब भी मन करता है। अभी भी ये लगभग रात के 10:30 बजे के आसपास में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, तो ड्यूटी से आने के बाद में, जॉब के बाद में 8-9 घंटे वहाँ पर बिताने के बाद में डायरेक्टली आया, और आते ही मैंने अपना पूरा सेटअप ऑन किया है और आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर बनाने की कोशिश करी, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्शन दिलाना ये पूरी कोशिश करी जाएगी आपके साथ में। ठीक है ना, आप भी बिल्कुल अपने साथ में एकदम हॉनेस्ट रहिएगा, अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, जितना भी आपको पढ़ाया गया उसको एक बार रिवाइज़ कीजिएगा, आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएंगे। थैंक यू सो मच। और भाई जुड़ने के लिए बोलिएगा, जो भी आपके भाई बंधु हैं उनको